तो लास्ट में मैंने एक लड़की को निकाला और उन्होंने रोडीज वालों ने कहा कि अब 2 लोग रह गए। उसी लड़की को बोला कि आप ही डिसाइड करो कौन विनर होगा। उसने फिर मेरा नाम ले दिया। मैंने कहा ये तो ऊपर वाला मेहरबान है और गधा पहलवान है। अब भैया रोडीज के विनर बन गए और चीजें इतनी जल्दी मिल गई कि संभालने की अकल नहीं थी। रोडीज में जी आपने एक महिला कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारा था। हाँ जी। अफसोस हुआ उस वक्त कि अफसोस हो रहा है अब उस बात से? ना उस वक्त अफसोस था, ना आज है, ना कभी जीवन में होगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी रघु से नहीं बनती, ठीक है। बिग बॉस का प्राइज मनी आता है 1 करोड़ रुपए। MTV ने उसमें से 30 लाख रुपए काट लिए, 70 लाख मुझे दे दिए। क्यों काटा? मैं रोडीज के बाद उनके साथ एग्रीमेंट में था कि 2 साल तक जो भी कमाऊंगा 30% दे दोगे? इनको 30% दूंगा। तो राहुल भाई वहां क्या पूछ रहे, मेरी अब तक की पेमेंट तो मिलेगी ना पूरी? कह रहे हाँ वो मिलेगी। ठीक है फिर मैं घर छोड़ता हूँ। भाई 2009 में तुम अरेस्ट हुए थे। हाँ। क्या हुआ था भाई? हुआ क्या, 2007 रोडीज के विजेता, 2008 बिग बॉस 2 के विजेता आशुतोष कौशिक। मेरे भाई कैसा है? ऑल गुड भैया, सब कुशल मंगल। तो मुझे याद है हम लोग एक क्रिकेट मैच के दौरान मिले थे हाँ जी, बहुत सालों पहले। बहुत साल हो गया। जिंदगी का क्रिकेट मैच कैसे चल रहा है? जिंदगी में चौके छक्के सिंगल सब लिए जा रहे हैं और जिंदगी, जीवन में एक ही शेर लिखा है भैया कि ये जिंदगी एक शेर की सवारी है, ये जिंदगी एक शेर की सवारी है और अगर नजर हटी तो वही शेर तुम पर भारी है। क्या बात। उसके बाद पेन तोड़ दिया, मैंने कहा अब शेर लिखने की जरूरत नहीं रही। बिग बॉस 2008, जी। रोडीज 2007। जी बट आशुतोष, मैं तुम्हारी जर्नी जानना चाहता हूं उससे पहले। कौन से परिवार से आया था, लड़का क्या कर रहा था जब उसको शोहरत मिलने से पहले? उसका माइंडसेट क्या था? भैया माइंडसेट ये था कि जैसे हम पढ़ाई में तो थोड़ा हार्ड टाइट था वाले बच्चे थे। तो एक बार 10th में फेल हुए तो ये समझ में आ गया पढ़ के तू पास नहीं हो सकता, कैसे जुगाड़बाजी से तू पास हो सकता है। उस तरह पढ़े तो पास भी हुए और ये सोचा कि टीचर कैसे सोचता है क्वेश्चन बनाते हुए, ऐसे सोच छोड़ा। 12th में अपने आप को एक टारगेट दिया कि भाई फर्स्ट आना है और जब फर्स्ट आने का टारगेट दिया तो पूरा घर मजाक बनाने लगा और लंबे लंबे वादे कर दिए, तू फर्स्ट आएगा तुझे बाइक दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब न्यूज़पेपर में आता था रिजल्ट मेरा और मेरी सिस्टर का। मैंने अपने नाम के आगे देखा F लिखा हुआ, मुझे लगा फेल हो गया तू। मैंने सिस्टर का देखा, उस पर भी F लिखा था। मैंने कहा ये फेल नहीं हो सकती है, मतलब फर्स्ट है। और ये सुनते ही पूरा घर सदमे में था कि ये साला जान खा लेगा अब चीज़ों के लिए, मुँह छुपाते फिरे सब। तो टारगेट बनाया। उसके बाद जब आई बिजनेस की बारी या कुछ जॉब की बारी, तो मेरी सोच शुरू से ही रही है जॉब नहीं करूंगा, जॉब दूंगा। जॉब देने का सोचा, दोस्तों से कहा, मैंने कहा देखो तुम जीवन में कुछ बन के तुम्हारा PA बन जाऊंगा, उसमें भी खुश हूं। कह रहा फिर ऐसा क्या करेंगे? तब हमने फाइनेंस का काम शुरू किया, ब्याज बट्टे का। 4,000 रुपये देते थे, 5,000 रुपये वापस लेते थे, 50 रुपये डेली। अपना वो धंधा सही चलने लगा, बढ़िया चलने लगा और 100 रुपये रोज खा भी जाता था उसमें। और सन 2000 में 100 रुपये खाना बड़ी बात होती थी, 95 से 2000 के बीच में। और ऐसे करते 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 मैंने कहा अब यार कुछ सॉलिड काम भी किया जाए, ये तो चलता फिरता है। तब पापा से पैसे मांगे, पापा ने टाटा बोल दी। मम्मी ने थोड़े पैसे कहा मैं दूंगी, तुझे सपोर्ट करूंगी, चल। मैंने कहा मैं ढाबा खोलूँगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा शाम को गिन लो कितने कमाए, सुबह देख लो कितने लगाए थे, इससे बढ़िया काम किया है। और ये एरिया भी ऐसा है, यहाँ ढाबा अच्छा चलेगा, कि यहाँ पास में एक ढाबा भी है। तो वो इस तरह प्लान बना, तो ढाबे की प्लानिंग शुरू कर दी। फिर मैंने 1-1.5 महीने काम सीखा। पहले तो ये चीज़ें बनती कैसे हैं, सब चीज़ें, और सारा काम सीखा एक ढाबे पे रहकर ही। सीखने के बाद मैंने अपना ढाबा स्टार्ट किया। और मतलब जब लोग कहते थे हमारा बेटा दिल्ली है, 20,000 रुपये की जॉब करता है, तब मैं शाम तक 4-5 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो ढाबा बड़ा अच्छा चल रहा था, कंपटीशन चल रहा था बराबर वाले ढाबे से भी। कंपटीशन भी खूब लड़ा, मतलब जिसे कहते हैं कंपटीशन लड़ना। एक टाइम ऐसा आ गया था कि 5 रुपये का शाही पनीर बेच रहे थे हम कंपटीशन के उसमें। और मेरे यहाँ जो स्टाफ था, कुक था जैसे,
वो अगर छुट्टी मांगता था 2 दिन की, मैं कहता था 1 हफ्ते की छुट्टी ले। कह रहे क्यों? मुझे पता है 2 दिन तूने खानी पीनी है, छुट्टी मारनी है, 2 दिन के पैसे के बाद तीसरे दिन तू काम पे आएगा। 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते का उनके पास बजट नहीं होता छुट्टी का, क्योंकि मैं खुद संभाल लेता था। हाँ। मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, चना मसाला, कड़ी पकौड़ा, दाल मखनी, मिक्स वेज, बताओ क्या चाहिए, सब आता था बनाना। मतलब आज भी आता है। तो कंपटीशन में एक बार क्या हुआ, मेरा कुक सुबह ही पी के पड़ा है पीछे। मैनू है ये, इस तरह पड़ा है। एक आदमी आ गया 5 रुपए का शाही पनीर मांगने। मैंने कहा ला उसको उठाऊं, साले को बना के देगा। मैं उसको उठाने लगा, मैं कहा भाई यार चल, एक पता नहीं कौन आ गया साला, सुबह ही 5 रुपए का शाही पनीर मांग रहा है। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे पीछे ही खड़ा है और मुझे घूर रहा है वो। मैंने कहा और ये भाई साहब भी मांग रहे हैं, ऐसा कर दोनों को दे दे, एक इनको भी दे दे, उस साले को भी दे जाके। तो मतलब इस तरह के कंपटीशनों से लड़ते हुए ढाबा मस्त चल रहा था। 4-5 हज़ार रुपये रोज कमाने वाला लौंडा उसको फिर घुमाते ब्याज पे, इंटरेस्ट पे डाल रहा है मार्केट में, और घुमाता जा रहा है, घुमाता जा रहा है। मतलब उसी बीच कुछ लड़के आ गए। आगे की प्लानिंग थी कि BHL जो हमारे पास हरिद्वार के पास है, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था, उसके ऑफर आ रहे थे कि 5,000 आदमियों को डेली का खाना आप मैनेज कर लो। मैंने कहा कर लेंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मतलब इस तरह का भी चल रहा था। और तभी कुछ बच्चे आ गए मेरे पास, कह रहे भैया एक रियलिटी शो है उसमें चलो। अब आए भी वो इस नीयत से थे कि ये थोड़ा अड़ भी जाएगा, कोई बात होगी, जेब में 2 पैसे भी होते हैं इसके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके साथ इसको साथ लेके चले। तो मैंने कहा देख भाई, रियलिटी शो की बात ऐसी है, डांसर हम इतने बड़े हैं, पीछे घोड़ी हो तो आगे नाच लेते हैं, तो हम उसमें तो जा नहीं सकते। सिंगर की बात करें तो हमें अपना गाया खुद अच्छा नहीं लगता, साला पब्लिक को तो क्या लगेगा। कह रहे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। कह रहे आप चलो तो, मैंने ऐसे शाम को देखेंगे। और ढाबे पे भैया भीड़, कपड़े पहनने की कभी फुर्सत नहीं होती थी ढाबे पे जब हम रहते थे। सारे कपड़ों पे दाल के छींटे पड़े होते थे और सारे दिन काम चल रहा होता था। और हमारे यहाँ कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है हमारे ढाबे पे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट ही यूनिक है। हम आज भी लकड़े जलाते हैं, चूल्हा लगाते हैं, चूल्हे पे रोटी बनती है, दाल सब्जी सब उस चूल्हे पे बनती है। और हमने लिखवाया हुआ है कि भैया गैस की प्रॉब्लम तभी से आई है जब से घरों में गैस आई है, उससे पहले किसी को गैस की प्रॉब्लम नहीं थी। तो कस्टमर खानी खा वरना भाग जा। कोई कहता नहीं ठंडी रोटी, भाग खड़प, ठंडी क्या घर लेके जा, खाई सही वरना भाग जा। तो अकेले हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा है। वो शाम तक वेट करते रहे, रात हो गई, मैंने मारे पतीले पुतीले फेंक के, मैंने कहा ऐसी जिंदगी साला, सारे दिन लगे रहो, सुबह 5 से लेकर रात के 12 कब बजते थे कुछ पता नहीं चलता था। मैं चलो चलते हैं। वो स्टेशन पे मेरा वेट कर रहे थे। मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी, हमें जाना था चंडीगढ़ ऑडिशन में। मैंने कहा फिर मैंने रोडवेज पकड़ो बस, और क्या है। मैंने अपने 5 टिकट लिए अकेले के, मैंने पीछे वाली सीट पर सोता हुआ जाऊँगा। मैंने ऐसे जाके वहाँ सुबह ही खड़ा हो जाऊँ, ऐसे ही, नींद भी नहीं आई, उस ढंग से अच्छा नहीं हुआ। मैं तो अपना आराम से सोता हुआ पीछे 5 टिकट लेके गया। जब वहाँ पहुँचे तो हमारी तो आंखें ही खुल गई। मैंने कहा ये कहाँ आ गए, मतलब स्टाइलिश लड़के लड़कियाँ, वो वैसे यो मैन ब्रो व्हाट्स अप, और ये दिस। मैंने कहा, और हम बिल्कुल देसी, अरे ओए हटिए, जरा हमें भी कर जान दे, वो लगवाने दे ऑडिशन क्या हो पर्चा सा, इस तरह की हमारा एक्सेंट बात करने का। और बड़ा, लेकिन जी बड़ा लग रहा था वहाँ पे। मैंने कहा भाई कहाँ आ गए, उस साला ढाबे से यहाँ तो मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क। इतनी सुंदर लड़कियाँ नहीं देखी थी कभी हमने। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी जगह ले आए तुम यार। अब वहाँ बड़ा सिस्टमेटिक था। आप जाओगे एक एक्टिविटी एरिया में, एक्टिविटी से बाद आप ग्रुप डिस्कशन में घुस जाओगे और वहाँ से फिर आप वापस आ जाओगे, बाहर अंदर नहीं जा सकते वापस। तो उनका बड़ा सिस्टमेटिक था। हम भी ग्रुप डिस्कशन में गए और ग्रुप डिस्कशन ऐसे होते थे कि भाई आप किसी चीज़ के फेवर में हो या अगेंस्ट हो, बस। तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया, भाई ये पुलिस को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब कुछ तो थे फेवर में नहीं देना चाहिए, मैं था उसमें कि देना चाहिए। तो सबसे मुझसे पूछा क्यों देना चाहिए। मैं कहा देखो जी, आप ना अपनी गलती पे दे रहे हो, पुलिस अपनी पे आ गई ना, बिना गलती के भी ले लेगी आपसे। तो मैं तो पहले हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, और नहीं कुछ हुआ 2 पैसे दे के निकलूंगा, मुझे कोर्ट कचहरी के झंझट में नहीं पड़ना, वहाँ 2 पैसे फालतू लगेंगे, तो मैं दे के निकल जाऊँगा। रात को ब्लैक बोर्ड पे वो नाम आते थे, मेरा कहीं नाम नहीं था उसमें। मैं कोई बात नहीं सोचता हुआ आता था कि भाई बात तो तेरी सही थी यार, सेलेक्ट क्यों नहीं किया फिर उन्होंने। अब सोचते सोचते रिजल्ट भी निकालना होता था कि क्या रिजल्ट निकला, सोचने पे भी। मैं कहा साले तेरे मतलब के जज ही नहीं बैठे थे, बात तेरी ठीक थी, बड़ी प्रैक्टिकल बात थी। ये नहीं थी आज़ादी क्रांति और वो कुछ नहीं था तेरा कि नहीं देना चाहिए, साला 2 लगते दोगे। तो आगे मैंने उन लोंडों से फिर पूछा, मैंने भाई कहाँ है दूसरा ऑडिशन बताओ। कह रहे भैया दूसरा दिल्ली है।
हमने नारे लगाने शुरू कर दिए आपस में। नोकिया के 500 वाले फ़ोन चलते थे तब, चलो दिल्ली से, ओ रिलायंस वाले 500 वाले, चलो दिल्ली, जैसे बहुत बड़ी रैली लेके जानी है। और जीवन में मैं किसी रैली में नहीं गया। कोई लौंडे कह रहे थे ना स्टूडेंट्स को, चलो वहाँ धरना प्रदर्शन, मैं क्यों जाऊँ डंडे खाने? ला पिस्टल दे साले, गोली मार के आएंगे, वहाँ डंडे खाने क्यों जाऊँ मैं? मेरे बस के ढाबे पे जा रहा हूँ, मैं नहीं गया कभी किसी रैली पेली में। खाम खाई जाते हैं भीड़ में डंडे खाने, सीधा पता है। तो क्यों जा रहे भाई? तो अब दिल्ली पहुँच गए जी। दिल्ली में भी ऐसे ऑडिशन दिया, दिल्ली भी रात को बोर्ड पे देखा नाम नहीं है। इधर पापा गालियां देते थे ढाबे पे, अबे कौन से रोड़ी पत्थर पे चला गया तू, तुझे काम करना रोड़ी पत्थर का यहीं कर ले, साला पता नहीं कहाँ चला जा, हर तीसरे दिन चौथे दिन निकल जाए यहाँ से, हम यहाँ इन्हें ढाबे पे क्या हम कैसे संभाले इसे, इस तरह का गालियां मिलती थी। फिर मैंने कहा लाओ यार, सेलेक्ट तो होते नहीं, अब जाते ही नहीं, छोड़। और बस सिर्फ, और बचपन से ये था कि भाई कहीं कैमरा दिख जाए ना, हम बताएंगे क्या हो रहा है। कोई ओबी वैन वैनिटी वगैरह ये न्यूज़ वाली खड़ी होती थी, मैं इधर हम बताएंगे क्या बात हुई, पता कुछ नहीं। मैंने कभी टीवी पे आ जाए, शादी ब्याह में कहीं टीवी पे आ जाए, कैमरा मैन के आगे आगे होते थे खाते हुए हर जगह। भाई इतना शौक था टीवी पे आने का, इससे ज़्यादा था भी नहीं। मम्मी कह रही क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी देखो, एक तो वहाँ भी सेलेक्ट नहीं होता, और पापा पीछे से इतनी बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, मेरे से सुनी जाती नहीं हो। कह रहे नहीं तो मैं देख लूँगी, तो हो क्या? मैं कहा सेलेक्ट तो होता ही नहीं। कह रहे कोई बात नहीं, कोई तुझे भीख नहीं देगा तो तेरा कटोरा थोड़ी छीन लेगा। मैंने कहा बात तो सही कह रही है, कटोरा तो नहीं छीन सकता मैं। चलो अब भैया फिर मैं जयपुर पहुंचता हूँ ऑडिशन देने। वैसे ही बाहर उस दिन भी 10,000 बच्चे आए हुए थे, और मैंने वो प्रोसेस 2 बार किया। एक बार लगा तू आज भी सिलेक्ट नहीं होगा, मैं दोबारा फिर लाइन में लग के उस प्रोसेस में दोबारा फिर गया। एक जगह नाम आशु लिख दिया, एक जगह आशुतोष लिख दिया, अलग ग्रुप में किसी और के, कोई और जज थे, कहीं और जज थे। उस दिन मैंने ब्लैक बोर्ड पे देखा दोनों नाम में सेलेक्ट हूँ मैं आज, आशु भी सिलेक्ट है, आशुतोष भी सिलेक्ट है। तो मैंने कहा भाई यार किस्मत में जो होगा मिलेगा, लेकिन सही टाइम पे सही जगह तुम्हें होना भी होगा। लौंडा तो मैं वही था, मैंने आज बैठे तेरे मतलब के जज, बात तेरी जिसने बात समझी। तो अब रोडीज में सिलेक्ट हो गए, और अपना विजन सिर्फ इतना ही था रोडीज में सिलेक्ट होने का बस। हमने आके वो कभी किसी को फ़ोन कर दिया होगा, क्योंकि फ़ोन नंबर्स की उस वक्त क्रेडिबिलिटी तो कुछ होती नहीं थी। किसी लड़की को फ़ोन मार के फ़ोन बंद कर दिया था, उसके बाप बूप का फ़ोन आने वाला होगा। रोडीज वालों को नंबर यही दे रखा था, लो भाई बात कर लियो। एक दिन मैंने अचानक फ़ोन वैसे ही ऑन किया, वो वाला MTV का फ़ोन आ रहा है, MTV से, मैन व्हाट द, क्या है ये, कहाँ हो तुम यार, हम तुम्हें इतना कॉल कर रहे हैं। मैंने क्या हो गया, कॉल कर रहे हो तो क्या हो गया? हो गया वो तो करा है। अरे तुम्हें जर्नी पे जाना है हमारे साथ, ये करना है, पासपोर्ट है? मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं है। बनवाओ, तत्काल में बनता है पासपोर्ट, और ये होता है आपको हमारे साथ जर्नी पे जाना है, गोवा से जर्नी शुरू होगी। अच्छा, इधर हमने गोवा जलाने जाने का लोंडों ने वैसे प्रोग्राम बना रखा था आपस के लड़कों ने। मैंने भाई कितने कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? कह रहे भैया 5-5 हज़ार रुपये हैं सबके पास, गोवा चलेंगे। मैंने कहा इस भूखमरी में मैं तो जाऊँगा नहीं, साला 5,000 रुपये में गोवा जाओगे? मैंने कहा मुझे जहाज़ से जाना है, पानी के जहाज़ में घूमना है, वहाँ कैसीनो में जुआ खेलनी है, मुझे सारे रस लेके आने हैं गोवा के, तब तो मैं जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाता। कह रहे फिर कैसा करें? मैंने कहा ये 5-5 हज़ार तो मुझे दो, तुम 8-10 लड़के थे, 50 हज़ार तो बोलिए मैंने उनसे। मैंने कहा कमेटी डाल लेते हैं 2 लाख रुपए वाली, 10 जने मिलकर उसकी एक किस्त दे देंगे, 8-10 हज़ार रुपये महीने की आएगी, 10 जनों में डिवाइड कर लेंगे, और 5-6 महीने हैं अभी, 1.5 लाख रुपए तक में उठा लेंगे उसको। 1.5 ये 50 ये, 2 लाख रुपए जेब में होंगे तो 5 लाख का मजा लेके आए हैं गोवा में। ये पूरा प्लान सेट था। तो अब पासपोर्ट मैं बनवाने गया जी पासपोर्ट वाले के पास। उसने कहा भाई अपनी 10वीं की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और ये आधार कार्ड, आधार तो था ही नहीं तब, ये मार्कशीट और राशन कार्ड वगैरह जो हैं ये ले आओ। अब हमारे साथ दिक्कत क्या आती है, सरनेम में। वहाँ पर किसी सरनेम में आशुतोष कौशिक सन ऑफ वीरेंद्र शर्मा, किसी में सन ऑफ वीरेंद्र कौशिक। तो वो कह रहे भाई ये तत्काल में नहीं बन सकता, तेरे तो ये पेपर ही गलत है, इसमें कई सरनेम चेंज है। मैंने इन सबको हटा, मैं जाहिल हूँ, अब किस तरह बनेगा? कह रहा राशन कार्ड। मैंने बना जल्दी। मैंने कितने पैसे? कह रहा जी 7,500 रुपये लगेंगे। मैं पकड़ 10। भैया वो उसी दिन भाग लिया वहाँ से मेरा पासपोर्ट बनवाने। 3 दिन बाद पोस्टमैन के साथ खड़ा है, भाई साहब आ गया वो पासपोर्ट आ गया आपका। मैंने कहा लाओ जी। मैंने बाकी बता, कह रहा बाकी क्या? मैंने कितने मांगे तूने? कह रहा 7.5। मैं 2.5 तो वो दे, और छोड़ क्या रहा ये बता। तो भैया इस तरह पासपोर्ट आया, और पहली बार फ्लाइट में बैठा,
और एमटीवी ने मुझे कहा था कि भाई अब आप कोई करेंसी कैरी नहीं करोगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं करेंगे जी, आप दिल्ली आ जाओ बस। अपना पूछता पूछता पहली बार इस तरह दिल्ली, मतलब दोबारा फिर पहले रोडीज के ऑडिशन में गया था, फिर तब गया तो दिल्ली पहुंचा पूछता पूछता। और पूछने वाला लुटता नहीं, मैंने ये देखा है। जैसे हमारी दादी को ना लोग सब्जी देने से मना कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ चवन्नी भी सस्ती है ना, 1 किलोमीटर दूर, दादी 1 किलोमीटर दूर चली जाएगी। और ये लुटते क्यों नहीं? अगर ये इन्हें अनपढ़ हैं लेकिन कढ़े हुए बहुत हैं, पढ़े हुए नहीं हैं, कढ़े हुए हैं। अगर ट्रेन में भी बैठेगी ना, वो पूछ पूछ के, भाई यो कहाँ जा ट्रेन, यो कहाँ जा, पढ़ा लिखे आदमी ने पढ़ा 1903 ट्रेन नंबर, ये वहाँ से वहाँ जा रही है, क्या पता साली का रूट चेंज हो आज। अनपढ़ आदमी ज़्यादा लुटता नहीं, पूछते पूछते वो अपनी जगह पे पहुँच जाता है। तो मैं भी ऐसे ही फ्लाइट में घुसते पहुँचते पहुँचते पहुँच ही गया। फ्लाइट में जाके बैठा, एयर होस्टेस आई, व्हाट वुड यू लाइक, ये दिस दैट, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा ऐसा करो, आप ये वाला पैकेट दे दो, हरे वाला। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहा है, ओवर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ हाई तो रहता था। तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कहने लगी सर आपका वो 550 कुछ ऐसे 550 का बिल है। मैंने क्या? कह रही हाँ। मैंने कहा पैसे तो है नहीं मेरे पास। कह रही क्या? तो आपने लिया क्यों? मैंने आपने दिया क्यों? कह रहा ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है। मैंने कहा मैडम हम तो ट्रेन में खाना मिलता है, ये तो सारा, ये तो फ्लाइट है, यहाँ नहीं मिलेगा। कह रहा नहीं आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर ऐसा करना, मेरे साथ नीचे चलना, जो मुझे लेने आए होंगे दिलवा दूंगा उनसे। खैर से थोड़ी हम उतर के नीचे जाते हैं। मैंने फिर उधार कर लो, अगली बार आऊँगा दे दूंगा, यहाँ थोड़ी फ्लाइट में उधार होता है। अरे मैंने कहा उधार तो रिलेशन है, बना लो, इसमें क्या दिक्कत है? चाइना थोड़ी वहाँ जा रहा है, अमेरिका के पास, वो रिलेशन ही तो बनाते हैं। कह रहे ये नहीं होगा। मैंने फिर ऐसा करो, एक कॉफी और दो, और तुमसे जैसी लिए जाते हो मैं भी देखता हूं कैसे लोगे तुम। अब वो तो टेरिटरी निपट गई, जो भी हुआ। पीछे रोडीज के और बच्चे जो दिल्ली से सेलेक्ट हुए हुए थे, मैं अकेला था जयपुर से, वो पीछे बातें चल रही, वी आर दिल्ली गैंग, हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे कोई नहीं जानता था क्योंकि मैं अकेला ही सेलेक्ट था। ये सब 4-4 5-5 हुए हुए थे, और मुझे तो ऐसा समझ रहे थे कोई प्रोडक्शन वाला होगा ये तो, अगर सोचें भी तो। कहीं से रोडीज का तो कहीं से लगता नहीं था, क्योंकि वो तो बड़ा स्टाइलिश वाले लौंडे लपाड़े वो जाते थे। अब भैया उस फ्लाइट से उतरा, बस में बैठा, तब जाके उन्हें लगा कि ये भी कोई लड़का रोडीज है। तो ऐसे रोडीज की जर्नी शुरू हुई, और घर पे बता के कहते हैं 1 हफ्ता आ जाऊंगा। और इधर से पापा ने फोन पे फोन, बा कहाँ है हमारा लौंडा? वो कह रहा है, वो ये कहते थे इधर से, ही इज इन सेफ हैंड। अरे ऐसे कौन से हैंड हो गए जो सेफ हो गया? हमसे सेफ कौन से हैंड है उसका जो तुम्हारे पास हैं? हमारी बात कराओ। फिर उन्होंने पापा से बात करनी बंद कर दी, बहन से बात करते थे। वो उसको मैं उस वक्त पढ़ा रहा था। छोटी सिस्टर मेरी डाइटिशियन है अभी। मैं पढ़ने में नालायक था लेकिन पढ़ाने में अच्छा था। तो वो डाइटिशियन है, आज अच्छी डाइटिशियन है, और मुझसे बात करते थे वो सब रोडीज़ वाले। तो इस तरह रोडीज़ की जर्नी शुरू हुई। 2-3 दिन तो किसी ने मुझसे बात नहीं की रोडीज़ में भी। और रोडीज़ के ऑडिशन में भी, हाँ, जब मैं ऑडिशन में बैठा था जयपुर, तो लड़के लड़कियां वो गाने चल रहे थे, सुट्टा ना मिला, वो वाले उस तरह के गिटार वाले, वो मैं देख रहा था। मैंने भाई किसी को हमारा नंबर चाहिए, हमारा भी ले लो। आपस में नंबर शेयर कर रहे थे, किसी ने नहीं लिया जी नंबर। मैंने कोई बात नहीं। जब मैं वहाँ से अकेला सेलेक्ट हुआ, आई लड़कियाँ, वो कैन यू शेयर योर नंबर। मैंने कहा सौदागर ही चले गए अब, वो पहले थी डील, अब नहीं है। मैं दिया ही नहीं। अब रोडीज़ में भी ऐसे ही होता था, 3 दिन तक तो किसी ने बात नहीं की, चौथे दिन से सब बात करने लगे। और मैं किसी को भी ये नहीं था कि उसको बता के निकालता था हमेशा। मैंने कहा आज तुझे निकालूंगा साले। कह रहा क्यों? मैं, तू मुझे निकाल दे। मैंने साले यहाँ के तू उम्र पट्टा लिखवा के आया है, सारी उम्र यहीं रहेगा? कह रहे फिर भी कोई रीज़न तो होगा। अरे मैंने कहा रीज़न ना होना भी तो एक रीज़न है। कह रहे नहीं रीज़न तो बताओ। मैंने सुन भाई तेरी मम्मी आई थी रात सपने में, उनका मन नहीं लग रहा तेरे बगैर, इसे तुझे घर भेजूंगा आज, सुन ले रीज़न। इसलिए आप कभी एमटीवी का रोडीज़ देखोगे ना, मुझ पर बहुत कम फोकस रहता था, क्योंकि मेरे जवाबी ऊटपटांग होते थे, और ना मैं कोई विजनरी क्लियर था कि मुझे कल को मुंबई जाना है कुछ करना। मतलब रोडीज़ की एक दिन एक टास्क था जिसमें लड़की को रस्सी से पानी में नीचे उतरना, इधर से मुझे वो बोट होती है बना, बास्केट बोट, उसको चला के उसको लैंड कराना है। अब लड़कियां जो भी नीचे उतर रही थी उन सबके हाथ छिल रहे थे। तो मुझे रणविजय ने आइडिया भी दिया कि आशुतोष आप कैप्टन हैं,
लड़कियों के हाथ ऐसे छिल रहे हैं, आप उस रस्सी से उतर जाओ, लड़की इधर से बोट लेके पहुंच जाए, वैसे भी कोई बोट लेके पहुंच नहीं पा रहा है अभी तक, सबका चप्पू चला नहीं पा रहा है कोई भी, आप क्या चाहते हो? मैं कहा नहीं, हम चप्पू ही चलाएंगे। तो पीछे से रघु, तू आगे बढ़, इससे झक मत मारा कर, आगे बढ़। तो मुझसे भी नहीं चली वो बोट, वो चप्पू गिर गया, ये हो गया, वो चप्पू ही गिर गया। तो रात को रघु ने, तुमसे टास्क नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और लास्ट में मेरे ऊपर आ गया, और तुझे तो आइडिया भी दिया था इसने कि तू उतर जा वहां से, ये उतर जा, वो उतर जा। मैंने हो गया तेरा, मैं तो साफ बोलता था, मैंने हो गया तेरा भाई, मैं भी कुछ बोल लूं? मैं एक बात सुन, 4-5 रोडीज तो पहले वैनिटी वैन में पड़े इंजर्ड हैं, हम गिनती के 2 बच रहे थे, रस्सी छिल के मेरा हाथ भी छिल जाता, बाइक कौन चलाता बे? मुझे ये बता। अब वो पीछे से आगे बढ़ो, इसे जग बता रहा, मैं तू बता बाइक कौन चलाएगा, मुझे ये बता। अकेला एक लौंडा रह गया था, वो भी मैंने, कौन चलाएगा तेरी रोडीज की बाइकें? अब मैं चीज ही नहीं बताता था उन्हें, कह रहा तेरा तो चप्पू भी गिर गया। मैंने मगरमच्छ खींच के ले गया नीचे, साले बहुत बड़ा था वो। मैं तो इस तरह जग मारता था, तुझसे टास्क नहीं हुआ आज। मैंने क्या, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता, मुझसे टास्क नहीं हो तो क्या हो गया? और ऐसा है, मैं यहाँ तेरी गालियाँ सुनने तो आया नहीं, ला हमारा थैला दे, हम तो अपने घर चल रहे। और तेरी इज्जत तब तक है जब हम तुझे गालियाँ नहीं देते, अगर हमने देनी शुरू कर दी फिर क्या करेगा? मैं तेरी गालियाँ सुनने आया ही नहीं, टास्क करने आया हूँ, हर एक थोड़ी हो जाएगा मुझसे भी, तू करके दिखा दे, मैं बता किसी से, कोई हर चीज़ कर दूँ मैं दुनिया की। तो ऐसे करते 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 लास्ट में मैंने एक लड़की को निकाला, और उन्होंने रोडीज वालों ने कहा कि अब 2 लोग रह गए, उसी लड़की को बोला कि आप ही डिसाइड करो कौन विनर होगा। उसने फिर मेरा नाम ले दिया। मैंने कहा ये तो ऊपर वाला मेहरबान है और गधा पहलवान है। अब भैया रोडीज के विनर बन गए, और उसके बाद आते ही फिर ढाबे पे मैंने कहा साला राजयोग ही खत्म हो गया एकदम। ऐसा तो राजयोग खत्म हुआ जैसे, क्योंकि सुबह कंधे पे बोरियां रखी हैं, मंडी में सब्जियां खरीद रहा हूँ, और सब्जी फ्राई वही सब चीज़ें साथ फिर चालू हो गई। और वहाँ की यादें आ रही है, मैं क्या करके आया था, कुआलालंपुर था, तो मैंने एमटी वालों को थोड़ा चिढ़ाता भी रहता था। मैंने कहा सहारनपुर से जयपुर, जयपुर से कुआलालंपुर, मैं जहाँ जहाँ पुर है ना वहाँ वहाँ लोंडा पुर है। तो कहे साला ये पहुँच ही गया कुआलालंपुर तक। अब पीछे से तत्काल में क्या होता है कि जांच बाद में आती है, पासपोर्ट की जो जांच आती है वो बाद में आती है। तो घर वालों से पूछा, भाई ये आज तुम्हारा लड़का है, पासपोर्ट? हाँ, मैंने पता कहाँ गया वो। 10 साल बाद जब मुझे दोबारा पासपोर्ट रिन्यू कराना था, उसमें लिखा हुआ था ये, हमें नहीं पता कहाँ गया, इनके घर से ये पूछा गया। तो मैंने कहा 10 साल बाद दिक्कत आई वो। अब वापिस आ जाते हैं जी, आगे फिर अपने ढाबे पे लग गए काम पे। अब जब उसका प्रोमो आया, मेरा इंटरव्यू वाला प्रोमो आया रोडीज का, और तब शहर में सुगबुगाहट मची, अरे कोई सहारनपुर का लौंडा है ऐसे ऐसे रोडीज में गया। अब भैया दुकान पे ये हाल हो गया, एक हाथ में वो दाल फ्राई की कड़छी और एक हाथ में इधर से फोटो खिंचवा रहा, लोगों के साथ चल रहा है काम। हाँ भाई तू आ, चल तू आ, और रोडीज रोडीज हल्ले में। पापा साले यहाँ सारे दिन फोटो शूट चल रहा है, कोई साला रोटी खाने तो आता नहीं, इन्हीं में लगे रहो यहाँ सारे दिन। पापा फिर भी सुनाए। अब शो आने लगा, अब थोड़ा सा पापा को भी अच्छा लगने लगा कि वो टीवी पे आता है इस तरह, और ये विनर भी है। भाई साहब किसी को बताई हो ना, और सबको बता रहे हैं, मतलब खुश भी हैं। अब वो चलने लगा। इसी बीच फादर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। मैं मुंबई अपना मतलब मुंबई का तो फिर कैंसिल हो गया प्लान, अपने उन्हीं कामों में रहा फिर। और साल भर बाद, अब 2 बहनें थी छोटी, उनका देखना है सब। साल भर बाद मैं अपनी गाय का घास वास लेके जा रहा था, कह रहे हम बिग बॉस से बोल रहे हैं, फ़ोन आया रहा है। मैंने फ़ोन रख, पता नहीं क्या बकवास आ रहा। थोड़ी देर बाद फिर, अरे आशुतोष एक रियलिटी शो है बिग बॉस। मुझे थोड़ा सा सुना था मैंने उसका फर्स्ट सीज़न कुछ। मैंने अच्छा, कह रहे हम चाहते हैं उसमें आ जाओ आप, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं। मुंबई, तब मैं पहली बार मुंबई आया। मुंबई आया तो एक एंड अमोल प्रोडक्शन है, इनके ऑफिस में मैं मिल के आया।
और इन्होंने मुझसे बातचीत की और मुझे फाइनल नहीं किया। अब फाइनल नहीं किया ना करो। और कितनी बार कहते थे ऑफिस आओ, मैं एकदम ऊपर पहुंच जाता था, मैं नीचे बैठा होता था। कह रहा तू यहीं था। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास कोई काम नहीं है, आप मुझे मना करो मैं अपने घर जाऊं, आप हाँ करो या ना करो, कुछ तो करो। कह रहे नहीं नहीं रुक जाओ, अभी भी नहीं, अभी रुको। फिर कहते थे एक दिन ऑफिस आओ, मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा हाँ बताओ। कह रहे यहीं था। अरे मैंने कहा भाई साहब यहाँ बैठ के अखबार तो पढ़ लेते हो तुम्हारे ऑफिस में, तुम मना करो मैं अपने घर जा रहा हूँ। 15 दिन के बाद इन्होंने मुझे बुलाया, एक एग्रीमेंट रखा। कह रहे ये आपका एग्रीमेंट, ये आपका साइनिंग अमाउंट और इसको पढ़ लो। मैंने देखा पूरा इंग्लिश में एग्रीमेंट। मैंने कहा भाई साहब ये बताओ इसको पढ़ने के बाद मैं इसमें कुछ चेंज करा सकता हूँ? कह रहे नहीं। मैंने फिर साइन बताना कहाँ करो, मुझे पढ़ ही नहीं सकता, चेंज नहीं करा सकता, अब इसे क्यों पढ़ूँ मैं? वेरी इंटरेस्टिंग सर, क्या लाइन लिखी है, कौन करेगा, बता कहाँ साइन करना है फिर। तो ऐसे वो 15 दिन तक मैं बैठा रहा और 15वें दिन मुझे फाइनल करके तब मैं बिग बॉस में पहुंचा। और बिग बॉस में मुझे थोड़ा सा रोडीज करने से आइडिया था कि शुरू में तुझे दिखाएंगे नहीं ऐसा कुछ, इतना ये जो बड़े नाम हैं इनको ज़्यादा दिखाएंगे। तो शुरू में तो मैं पता कैसे बात करते थे वहाँ अंदर, मैंने भाई इस हफ्ते ना निकालियो यार, इस हफ्ते का वीकली मिल जाएगा, थोड़े घर पे काम धंधे हैं वो करा लूँगा, देखो कसम खाओ यार, इस तरह कसमें खिला के इस हफ्ते ना निकालियो। जब हो गए 4-5 हफ्ते, मैंने कहा अब छुप के खेलना गलत है, अब आओ फ्रंट पे। अब नॉमिनेशन के लिए क्या करूं? भैया जितना दूध रखा होता था मैं सब पी जाता था। राहुल भैया आते थे, राहुल महाजन, आज तो यार वो सारा दूध पी गया यार। मैं कहा देखो खाने पीने पे कुछ मत बोला करो यार, मेरी मम्मी भी देख रही होंगी, कोई दिक्कत है नॉमिनेशन में डालो डालो। तू सारे पाइनएप्पल खा गया। अब वो वहां पाइनएप्पल और मौसमी पड़े हुए खराब होते थे, क्यों छीलने का आलसी बना था, कौन छीले इनको, मुझे आते थे, मैं छीलता तो फिर खाता भी खुद ही था। मैंने खराब होने साला कोई नहीं करता इस काम को। तो मैंने देखो बात खाने पे कुछ मत करा, नॉमिनेट करके आओ। और मैंने कहा जो बोलता था कुछ भी कोई था, मैंने कहा इन्हें भी सामने ले आओ। एक दिन तो एहसान कुरैशी जी को नॉमिनेशन में साथ ले लिया, मैंने कहा मुझे भी कर दो इन्हें भी करो। आई शिल्पा शेट्टी जो होस्ट थी, क्या लगता है आज कौन निकलेगा? मैंने बैठे एहसान जी 5 मिनट इनके पास, मैं कहा मैं कहीं नहीं छोड़ के जा रहा आपको शिल्पा जी। और एक दिन ऐसे ही घर में झगड़ा हुआ तो मैंने भी गालियाँ दी। तो शिल्पा मैम कहने लगी आशुतोष तुमने आज तो तुमने भी अपना टेम्पर लूज़ किया। मैं कहा नहीं शिल्पा जी, मैंने लूज़ बिल्कुल नहीं किया, मैंने आज अपना टेम्पर यूज़ किया है। हाथ नहीं उठा सकता, आप घर से निकाल दोगे तो गालियाँ दूंगा ही ना। और कह रही यूज़ करना क्या होता है? मैंने प्रभु श्री राम ने टेम्पर यूज़ किया, पेला लट बजाया खूब, भगवान कृष्ण ने खूब गदा पेला, तो टेम्पर मैंने तो उन्हीं का तो अंश हूँ। तो गुस्सा आना एक भाव है, इमोशन है, एक रस है, काम क्रोध करुण वात्सल्य सभी रस है, तो मुझे भी आया। तो मैंने लूज़ नहीं किया, लूज़ करता तो डेली करता, आज तो यूज़ किया है मैंने। और मैं कभी अकेला नहीं लड़ता, मैं बचपन से भैया कभी अकेला नहीं लड़ता। कोई कहता था पहलवान दोस्त था कि आजा लड़ ले अकेला, मैं क्यों, मैं तो मिलकर लड़ूंगा, इतनी है अपने पास टीम, क्यों तुझसे अकेला लड़ के पिट के आऊँ। तो मैंने कहा अमेरिका से सीखो, वो नहीं कभी अकेला लड़ता, आइए रे आइए भाई लंदन आइए, इधर सबको लेके लड़ता, लड़ने में तो अकेला लड़ ले वो। तो मैंने कहा हमेशा मिलकर लड़ो। एक बहुत बड़ा बदमाश था जिससे हम भी डरते थे, वो गली में एक से गालियां दे रहा है एक को, हम भी चुपचाप खड़े हैं सुन रहे हैं, हम बोल नहीं सकते उसके सामने, हम भी डरते थे उससे। जब तक उसे देता रहा ठीक है, जैसे उसने थोड़ा मोहल्ले को गालियां देनी शुरू करी, मैं कहा देख भाई ऐसा ना करे, यहाँ गुप्ता जी भी रहते हैं, इनको मत दे, बर्फ शर्मा जी के इनके बच्चे भी आए, इनको ऐसे मत के, आइयो गुप्ता जी आइयो शर्मा जी, खूब पहला उसे, बदमाशी खत्म हो गई उस दिन उसकी। तो मैंने कहा तो यूनिटी में इतनी ताकत है। अब बिग बॉस भी हो गया जी। और रोडीज का किस्सा बताता हूँ। मैं रोडीज विन करने के बाद किसी काम से सिस्टर की जॉब लग गई थी दिल्ली, तो घर से कुछ सामान देने उसको दिल्ली चला गया। अब भाई साहब दिल्ली मेट्रो में जब मैं घुसा, हर कोई ऑटोग्राफ मांगे, ऑटोग्राफ आशुतोष आशुतोष। मैंने कहा क्या फजीता आ गया, तब मुझे जाके पता चला कि कोई बड़ा ही शो कर आया तू। मैंने भाई ये तो ज़्यादा बड़ा, ऑटोग्राफ देने ही नहीं आते, मजे की बात। रात को बैठ के बनाए ऑटोग्राफ, सीखे, मैंने ढंग के देखे, कल भी जाना है मेट्रो में। और भाई साहब सीखे लिखे उसे, और बहुत सारे बना के जेब में रख लिए। अगले दिन जैसे ही मेट्रो में चढ़ा, कह रहे ऑटोग्राफ, मैंने पकड़, कह रहे ये क्या? मैं सब रेडीमेड है, बाकी खुद लिख लियो। तो उस तरह तो ऑटोग्राफ चल रहे थे। तब दिल्ली जाके पता चला कुछ तो बड़ा शो कराया है, उससे पहले नहीं पता था। और फिर तो बिग बॉस हो गया, बिग बॉस कराए तो अच्छा मैंने देखा विनिंग का कोई मंत्र नहीं होता ऐसा
कि आप ही जीतोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वरना हर कोई करता हूँ विनिंग विनिंग, जीत जाता। ऊपर वाला मेहरबान, गधा पहलवान, बस कुछ नहीं है। और मुझे था कि जब भी निकलूंगा एंजॉय करूंगा इसको, जिस स्टेज पे भी निकलूंगा, मुझे ऐसा विनिंग का कुछ था भी नहीं। और भैया मजे से अपना सहारनपुर पहले जब रोडीज के बाद लड़कों ने मेरा वो झल्लूस निकालना था सहारनपुर, तो पहले मैं एक दोस्त से जीप मांगी, ट्रेन उल्टी जा रही थी उससे उतर गया कि आ गए आ गए आ गए आ गए, था शहर में ही कि भाई दिल्ली से आ रहे हैं शहर में, और जीप पे चढ़ के, और वो जीप ना लोगों ने बिल्कुल तोड़ दी थी उसके बोनट वोनट। तो मैं उसी दिन बोल के गया था मैंने कि इस बार ना हाथी पे आऊंगा सालों। अब बिग बॉस का जब वो झल्लूस निकालने की बात हुई, मैंने हाथी मंगाओ। भाई साहब हरिद्वार से हाथी आया, और हाथी आया तो मैं तो ऊपर बैठ गया। अब जो भी कहा मैंने, आ जाओ ऊपर। अब हाथी पे कौन बोले ऊपर आने को बार बार तो हाथी भी नीचे नहीं बैठ सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो भैया तब तो आराम से ऊपर बैठा रहा, और झलूस निकलवाया शहर में ही। मैंने करते हैं। अब बिग बॉस हो गया, और मुंबई का तब तक कुछ नहीं पता, क्योंकि रोडीज का ऑडिशन जयपुर दिया, सेलेक्ट हुआ, गोवा से जर्नी शुरू हुई, थाईलैंड मलेशिया जर्नी एंड हुई, वापस सहारनपुर, वापस ढाबा, बिग बॉस का बात करने आया यहाँ मुंबई, बिग बॉस के घर में 100 दिन रहा, वापस फिर अपना घर वापस। इस बीच में मुंबई कहीं थे ही नहीं, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था। मुझे लोगों से बात करनी तक नहीं आती थी, लोगों को लगता था बड़ा रूड है यार ये तो, क्या, क्योंकि मैं सीधी बात करता था बिल्कुल। मुझे बिग बॉस के बाद एक ऑफर आई कि अब आप खतरों के खिलाड़ी में होस्ट रहोगे अक्षय जी के साथ। मैं ठीक है जी, रह लेंगे। अब थोड़े दिन बाद मैं पूछूं, अरे मैंने वो क्या रहा उसका होस्टिंग का, कह रहे आशुतोष द एक्चुअली द थिंग। मैं देखो सर, ये एक्चुअली हटा के बात करो, मतलब काम होने वाला नहीं, जहाँ एक्चुअली लगा यहाँ काम ही नहीं होता। मैं इस तरह बात करता था, कह रहे नहीं नहीं एक्चुअली, मैंने फिर एक्चुअली, मैंने एक्चुअली हटा दो, अब बताओ क्या बात है। कह रहे आशु यार वो थोड़ा बजट ज़्यादा हो गया। मैंने कोई बात नहीं, बजट ज़्यादा हुआ है ना, फ्री में कर लेंगे। नहीं नहीं एक्चुअली, मैंने फिर एक्चुअली, मैं सर एक्चुअली हटा दो। तो मैंने कहा चलो आपने करोड़पति बनाया है, 10-20 लाख रुपए दे देता हूँ उल्टा, और बताओ। कह रहे नहीं वो बोले नहीं एक्चुअली। मैंने सर नमस्ते, मुझे पता नहीं था। जबकि अगर ज्ञान है ना, तो कुशल और व्यवहारिक ज्ञान ही एक्चुअल ज्ञान है। आप कितने कुशल हो, कितने व्यवहारिक हो, अगर वो नहीं हो तो पढ़े लिखे अनपढ़ हो। बाद में पता चला तो ढाबा ही चलाना जैसा है मुंबई भी, कैसे रोटी खिलानी है। ढाबे के किसी के खाने में कंकर आ जाता था, कहता था क्या है कंकर आ गया। मैं कहा नहीं भाई साहब ये स्पीड ब्रेकर है, आप भी धीरे चलो, आप तेज खा रहे हो, धीरे धीरे खाते अलग हो जाता साइड। अब वो भी सोचे आदमी बात तो इसकी भी सही है स्पीड ब्रेकर ही है कंकर, तो धीरे खाओ। तो वो होस्टिंग नहीं हुई, वरना मुझे वहाँ ये कहना था अरे बाबूजी कोई नहीं दूसरा काम कर लेंगे आपके साथ, चलो ये नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं ऐसे बोल आता था, किसी कास्ट वो ऐसे फ़ोन आ गए सर हमारे वो हम शो में आपको चाहते हैं और हमारा बजट थोड़ा कम है। मैंने अरे ऐसे कैसे हो गया कम है, बढ़ाओ इसको। कह रहे नहीं नहीं सर बजट ही बहुत कम है। मैं कहा मुझसे फाइनेंस करा लो। कह रहे हैं कैन आई कॉल। मैंने बस हो गया तुम्हारा भी अब नहीं आता कॉल। तो मुझे बात करनी ही नहीं आती थी, मुझे जो आती थी वो आती थी बस। और चीज़ें इतनी जल्दी मिल गई कि संभालने की अक्ल नहीं थी। भाई आज़ादी की वैल्यू किसको पता है जिसने गुलामी देखी हो, उसको तो पता है आज़ादी क्या कैसे मिली थी हमें। अब इस इंडस्ट्री की पता उसको हो जिसने स्ट्रगल की हो। सामने से आई जा रही चीज़ें खुद ही, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। और चीज़ें टाइम से मिलना मैं कहता हूँ अच्छा है। मैं ये कहता हूँ चीज़ें लेट भी मिल जाए तब भी बहुत अच्छा है, चीज़ें पहले ना मिले। आप आज एक बच्चे को कह दो ले बेटा 1 करोड़ रुपए, क्या करेगा वो? फेंक देगा, विजन ही नहीं होगा। मान लो एक कुत्ता है, अगर वो कार के पीछे दौड़ रहा है, पहले तो भाई तू दौड़ क्यों रहा समझ नहीं आ रहा, तो क्या करेगा इसका दौड़ के। चल तुझे हम तेरी बात मानते, तूने कार रोक दी, पहले तो जैसे वो नहीं होने वाला है, तूने कार रोक दी, अब क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो विजन ही नहीं, कुछ भी हमारे पास पता ही नहीं हमने क्या करना है। और नेम फेम ऐसे मिल गए कि बड़े शो, बड़े 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 शो, एक्टिंग की एबीसीडी नहीं आती। मैंने कहा यार अब क्या करें। अब मैंने कहा यार लाओ फिर आशुतोष कौशिक एक्टिंग सीखते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही वही है, इसमें तो वो आनी ज़रूरी है। एक टीचर के पास गया। अब जब टीचर के पास आते थे तो
वहाँ लड़कियाँ हंसती थी, खिकी खिकी खिकी, मैं कुछ बोलता तो हंसती थी। मैं कहा सर ऐसा है, आप मुझे अलग से सिखाओगे अकेले को और मुझसे कुछ पूछोगे भी नहीं, उसकी फीस बताओ। मैंने अब वो मुझे सिखाने लगे घर पे आके, मुझे तब भी इतना समझ नहीं आया। मैंने कुछ तो मिसिंग है मामला। और मिसिंग का मतलब क्या है भैया कि मुझे बचपन से एक, उसे बीमारी कहते हैं दुनिया में तो मुझे नहीं पता, मुझे स्मॉल डी और स्मॉल बी में बड़ा दिक्कत थी। मैं भूल जाता था ये इधर इधर बनता है या इधर बनता है। चौथी क्लास में आ गया था, पिटता था स्कूल से कि तुम्हारे लड़के को अब तक स्मॉल डी और बी नहीं आता है, चौथी में आ गया और ये वो। मम्मी भी पीटती थी, पापा कह रहे ओए इधर आ, आवाज़ ही बड़ी भारी थी। मम्मी कह देख लो इसे डी और बी नहीं आता। कह रहा तू दाल किस हाथ से खाता है? मैंने कहा सीधे हाथ से। कह रहा ये हमेशा डी बनेगा और यही तेरा दायां, और ये हमेशा बी बनेगा, यही तेरा बायां। यूनिवर्सल हो गया, हमेशा डी बनेगा ये। तो ऐसे टीचर मिला, हम सीख गए। अब एक्टिंग की ABCD कैसे सीखे। फिर मैंने अपने डायरेक्टर दोस्त को असिस्ट करना शुरू किया। जैसे ही कैमरे के पीछे गया, अरे मैंने कहा अच्छा ये गेम है। फोटोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ता था अपने होम टाउन में, मेरी सब्जेक्ट था फोटोग्राफी। इंटर के बाद मैंने 12th के बाद फोटोग्राफी की। बस यही पता चला कि फोटोग्राफी इज एन आर्ट ऑफ पेंटिंग विद लाइट। उल्टा कैमरे के पीछे रहना था, कैमरे के आगे आ गया। नहीं तो सोचती कि पीछे रहूँगा, क्योंकि शादी में भी लाइट पकड़नी शुरू कर दी थी मैंने कहीं से तो शुरुआत करूँ। और अब एक्टिंग सीखने लगा, मतलब वो समझने लगा चीज़ों को, और करते 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 चीज़ें एक दो फिल्में की। और मैं कहा नहीं अभी भी चीज़ें मिसिंग है। लॉकडाउन आया, मैंने कहा लॉकडाउन आ गया भैया। लिखने से बहुत बचता था कि लिखना नहीं यार, ऐसे ही बुलवा लो। और मैंने कहा नहीं लिखते हैं। एक स्क्रिप्ट लिखी, वो मेरे वीडियो YouTube चैनल पे पड़ी है। भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भी, है ना, शेयर कर लेना भैया, आप भी कह देना भैया। अरे पक्का भाई का हाँ। चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मजेदार कंटेंट करते हैं, बिंदास अभी। हाँ अब हमने पहली वीडियो बनाई, कहाँ गया था। एक आदमी लॉकडाउन में दारू ढूंढ रहा है, अब उसे कोविड हो गया, हर कोई पूछ रहा है गया कहाँ था तू, अब बता ना पाए। ये मैंने लिखी। लिखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि साले इसका प्रोड्यूसर भी तो तू ही है, तूने 8-10 लोकेशन क्यों लिख दी इसमें। लोकेशन घटा, एक घर में कंसेप्ट लिखने लगे। और वो उसको जब एडिट करते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे, डायरेक्ट करते थे, उनसे जो बारीकियां समझ में आई एक्टिंग की, आज जहाँ भी जाता हूँ, मेरे डायरेक्टर अनिल शर्मा जी हैं, सौरभ वर्मा सर हैं, अजय पन्नालाल जी हैं, मैं कहता हूँ मुझे क्या आता है उनसे पूछो, मुझसे पूछो ही ना। तो वो वहाँ से जो बारीकियाँ सीखी, अब जहाँ भी जाता हूँ, अब मुझे पता है कौन सा लेंस लगा हुआ है, तुझे कितना दिख रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ पता है। तो अब वो काम भी करने लगा हूँ। साथ साथ अपना, अगर नोएडा होता हूँ, अपने और 10 धंधे हैं फिर। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन बच्चे का हमने बर्थडे किया, तो घर में पनीर बच गया। मम्मी कहने लगी इसका क्या करें। मैंने कहा भाई इतना तो खाया भी नहीं जाएगा। कह रहे फिर, मैंने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, फ्रेश पनीर ये वो। भैया उस दिन से 10 किलो पनीर रोज बेच रहे हैं, 100 रुपये किलो का मार्जिन है। तो 1000 रुपये, बड़ा प्राउडली कहता हूँ। मम्मी ने पैसे मांगने छोड़ दिए मुझसे। तो कहीं भी, मतलब कमाई तो हर जगह है, जहाँ मास है वहाँ कमाई है। हमारा NCR में 5 करोड़ लोग रहते हैं, कुछ भी काम कर लो। तो जो कहते हैं ना हम काम नहीं है कुछ नहीं है, तो गलत है, काम बहुत है, करने वाला चाहिए। और चल रहा है बढ़िया, हमारा तो ढाबा सही चल रहा है। और भी लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब रोटी का सुख है वो ढाबे से मिल जाती है, बोटी में खाता नहीं। बाकी सुख निहित है अपने। भाई गाड़ी का सुख उतना है जिसका AC चलता हो और पहिए घूमते हो, गाड़ी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क को पड़ेगा उतर कौन रहा है। पैसे का सुख लिमिटेड होना चाहिए, बाकी एंड कोई नहीं है। फिर तो एंड ही नहीं है अगर आप इस पे आ जाओ कि नहीं नहीं वो होनी चाहिए। अरे बेसिक चाहिए यही। और मैं इन लौंडों से कहता हूँ जो जिम में जाते हैं, अबे मैंने जिम में थोड़ी बॉडी बनती है, बॉडी किचन में बनती है। तुम क्या खा रहे हो,
जिम में थोड़ी बनती है। एक लड़का कर रहा था ऐसे, कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, आवाज आई कड़क, दोनों हाथ टूट गए। मैं तू धोने से भी गया, क्यों खा रहे हैं पाउडर, पेल रहे हैं पाउडर। अबे माल किचन में बननी है बॉडी, तुम्हें क्या गलत फहमी होगी, जिम में बनती है। नया लड़का मेरे साथ भाग नहीं पाता, रनिंग नहीं कर पाता, तो मैंने काहे की बॉडी है भाई तुम्हारी, जब तुम उछल नहीं पाते, कूद नहीं पाते, फिर कर क्या रहे हो। लेकिन वो पता नहीं कौन सी गफलत में जी रहे हैं। आशुतोष भाई, ये तो आपकी जर्नी आज तक है, पर कुछ कुछ सवाल है मेरे बीच में जो आपके साथ कुछ चीजें हुई जी। और आपने खुद मुझसे कहा इंटरव्यू से पहले, पॉडकास्ट से पहले, कि भाई जो पूछना है पूछो। तो मजाक कर रहा था मैं, आप सीरियस हो गए हाँ, क्या? मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ। अच्छा। बहुत सीरियस। रोडीज में जी। आपने एक महिला कंटेस्टेंट को थप्पड़ मारा था। हाँ जी। अफसोस हुआ उस वक्त कि अफसोस हो रहा है अब उस बात से? ना उस वक्त अफसोस था, ना आज है, ना कभी जीवन में होगा। क्यों ऐसे भाई? ऐसे इसलिए, वो एक टास्क था जिसमें मुझे कुछ नहीं करना था और जो मेरे सामने था लड़का उसे भी कुछ नहीं करना था। बाकी सब रोडीज को हमारे लिए करना था। किसी को अपने कपड़े डोनेट करने थे, किसी को निप्पल पे रेसिंग कराना था, और ये था कि मेरी टीम से कोई जाके वहां थप्पड़ खाएगा, उसकी टीम से कोई आके मेरे पास थप्पड़ खाएगा। तो मैंने अपनी टीम से लड़का भेजा, जा भाई थप्पड़ खाया। उसने क्या किया, जीतने के उसमें एक लड़की भेजी, और कि जब आप रण क्षेत्र में खड़े हो, महाभारत आपने देखी ही है, फिर क्या तो पिता होता है और क्या पितामह होते हैं। तो मैंने भी घुमा के दिया थप्पड़। और ये रोडीज वाले कहते थे लड़की की इज्जत और ये वो, ये रघु बड़ा, गर्ल्स को तूने कैसे हाथ उठा दिया। अबे टास्क किसने रखा है ये? जब मैं ये बोलता हूं तो बड़ी मिर्ची लग जाती है। किसने रखा था टास्क? तुमने तो रखा था। और वैसे तुम बड़ा शो करते, लड़कियों के लिए तुम बड़ी इज्जत, रिस्पेक्ट, सब चीजें। मुझे टास्क देने के बाद और उधर से रणविजय बोल रहा है, जो ये एडिट कर देते हैं, किस थप्पड़ हम काउंट करेंगे, किसका थप्पड़ तेज लगा। पेट्रोलियम टावर तक आवाज जानी चाहिए। मैंने मार के थप्पड़, मैंने कहा पहुंची है नहीं पहुंची आवाज, पूछा था मैंने। फिर उस लड़की से कहा, मैंने कहा एक थप्पड़ तो हमें ही मार, देख मुझे करना था। हमने भी खाया उससे थप्पड़, जबकि मुझे जरूरत नहीं थी, मना कर सकता था। लेकिन बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? तुम टास्क रख रहे हो, लड़के ने गेम खेल के सामने वाले ने कि एक लड़की भेज दी, मैंने तो लड़का भेजा था, तो मैं थप्पड़ क्यों ना मारो? मेरी वजह से किसी ने निप्पल पियर्सिंग करा रखा है, किसी ने कपड़े डोनेट कर रखे हैं, किसी ने गंजा हुआ है, और मैं एक थप्पड़ भी ना मारूं? तो मैं तो आप ही से पूछना चाहूंगा, मुझे क्या रिग्रेट होना चाहिए इसका? और रखा क्यों था? मेरा तो क्वेश्चन ये होता है, आपने ये टास्क रखा क्यों था? उस वक्त जब आपने थप्पड़ मारा लड़की को, रणविजय, रघु, राजीव, उनकी कमेंट्स तो हम जानते हैं। पब्लिक आपको जज करने लगी उस वक्त? सच्चे दिल से मेरे भाई। पब्लिक जज करेगी तो पब्लिक को पता होगा ना भाई, मैं कैसे बताऊं? पब्लिक ने, जब तुम बाहर निकलते थे तुम्हें समझ आता होगा, लोग कहते अजय लड़की को मार के आया मुझे है। तो कहते ठीक किया तूने। मैंने आपको ये बोला गया? हाँ, कह रहा ठीक किया, क्योंकि वो लड़की ना मुझे भाई भाई बोलती रहती थी और लड़कों में घुसी रहती थी। मैं कहता देख ऐसा है, मुझे भाई मत बोला कर, और अगर मुझे भाई बोलेगा तो मुझे तो पसंद नहीं है मेरी बहन ऐसी हरकत करे, तो या तो भाई बोलना बंद कर दे। तो कुछ गुस्सा क्या हो जाता है। हरकत करे? मतलब लड़कों के साथ चिपकना, वोटिंग के उसके नॉमिनेशन से बचने के लिए किसी के साथ फ्लर्ट करना, कुछ करना। मैंने कहा भाई हमें तो पसंद नहीं है हमारी बहन ऐसा करे। तो मुझे एक वो भी था, और कुछ ये भी था कि जब ये टास्क दे रहे हैं तो मैं निभाऊंगा। और मैंने घुमा के मारा था, बहुत तेज मारा था उस लड़की को थप्पड़, ये नहीं कि हल्के से मार दिया था। तो तुमने टास्क एग्जैक्टली क्या था? टास्क एग्जैक्टली ये था कि मैं और एक लड़का निहाल जो था बेंगलुरु का, हम फाइनल में पहुंच चुके हैं और हमने कोई टास्क तक नहीं किया। रोडी शो है टास्क बेस्ड, फलाना बेस्ड, हम पॉलिटिक्स पे ही पहुंच गए वहाँ। तो हमने कोई शो नहीं, तो रघु ने हमने धमकाया, लंगड़ाते लंगड़ाते यारी दोस्ती करते पहुंच गए। मैंने कहा हमें इतना था ना, यारी दोस्ती को लेकर पहुंचे, क्योंकि हमने निहाल से वादा किया था, देख निहाल मेरे हाथ में होगा तुझे फाइनल तक लेके जाऊंगा। और फाइनल तक लेके पहुंचा मैं उसको। मैंने कहा प्लेट में लड्डू है भैया, तू खा ले या मैं खा लूँ। तो बाकी सभी रोडीज को बुला के 2 टीमें बनवा दी, एक मेरी टीम, एक उसकी टीम। और जब हमने टीम सेलेक्ट कर ली तो उसको शफल कर दिया, ये तुम्हारी टीम, ये उसकी टीम। अब हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने पहले भी कुछ नहीं किया था। उनका कहना यह था कि तुझे साले खाम के फाइनल में आ गए, इन्होंने पहले भी कुछ नहीं किया, तो आज भी कुछ नहीं करेंगे, तुम करोगे। और हमें कन्विंस करना है कि ये 5-6 टास्क है, किसी को कपड़े अपने डोनेट करने हैं, किसी को बाल मुंडवाने हैं, किसी को निप्पल पियर्सिंग कराना है, किसी को किस इगवाना किस करना है, एक को थप्पड़ खाना है। ये टास्क थे दोनों टीमों के लिए। दोनों ने 50-50 किए। तो फाइनल 3 में जो लड़की थी
उसको डिसीजन दिया गया, जिसको मैंने तभी निकाला था थोड़ी देर पहले। वो आदमी ऐसे खड़ी होगी, साले अच्छा तूने मुझे निकाला, बताऊंगा तुझे। इनकी माइंड तो वो सेट थी कि इसको निकाला, ये से निकालेगी, और उसने नाम मेरा ले दिया। ये मेंटली थोड़ा उस तरह से प्रिपेयर थे कि यार हम, जो मैं समझता हूँ कि नॉर्थ में तो अपनी फैन फॉलोइंग ठीक है, टीआरपी वगैरह, साउथ में भी साउथ का लड़का विनर बने तो और भी अच्छा है कि हम उधर भी पहुंचे। बट जिसको मैंने अभी निकाला है वो कैसे मेरा नाम लेगी? लेकिन वो लड़की 24 घंटे मेरे साथ ही होती थी, बाइक पे बैठती थी, सब कुछ थी। सोनल मेरी गर्लफ्रेंड रही है वो, तो वो उसने, इन्हें नहीं पता था ये मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैंने कभी बताया ही नहीं। तो उसने मेरा नाम लिया तो मैं तब जाके विनर बना, वरना वो निहाली विनर बनता। तो मुझे आज भी रिग्रेट नहीं है कि भाई मैंने थप्पड़ क्यों मारा। मैं तो रण क्षेत्र में खड़ा था और हमें टास्क दिया गया था दोनों टीमों को, नहीं करता तो मैं तभी हार गया था। तो मैं हारने के लिए थप्पड़ ना मारूं, और टास्क दिया गया है। दूसरे ने मेरी टीम से भी खा के आया एक आदमी, और मेरे लिए सब ने सब कुछ डोनेट कर दिया है, अब मैं थप्पड़ भी ना मारूं। बाद में तूने इतनी तेज मारा, वो मारा, मैंने टास्क क्यों रखा था ऐसा? नहीं, पर लड़की ने जी आपको थप्पड़ वापस मारा, हाँ जी। उसके बाद वो महिला और आप हाँ, बात कर पाए, दोस्ती अच्छे कर से, पाए? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। आज भी मिल जाए तो बड़ी अच्छे से दुआ सलाम राम राम सब है, तब भी उसी दिन से। रघु ने कहा था कि आप रोडीज जीते थे ड्यू टू लक एंड नॉट हार्ड वर्क मेरे भाई। अच्छा, ड्यू टू लक नॉट हार्ड वर्क। मैं तो स्मार्ट वर्क से जीता हूं, ना तो लक ना हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क मैं ये कहूंगा। क्योंकि कितने भी कंटेस्टेंट रोडीज में आए, कोई ऐसा बता दे जो कह के निकालता था, बाद में रिवील होता था ये निकला है, मैं तो कहता था। और एक दिन ऐसा टास्क आ गया कि जहां पर अगर आज मैं उस टास्क को नहीं करूंगा तो मैं आज रह जाऊंगा वापस यहीं पे, मैं नहीं जा पाऊंगा आगे। इंटरनेशनल शो था कि मद्रास चेन्नई में रह जाऊंगा, थाईलैंड नहीं जा पाऊंगा। उस दिन मैंने टास्क परफॉर्म किया, सोलो टास्क था। हार्ड वर्क क्या होता है भाई साहब? आपने एक टास्क दे दिया पूरी टीम को, उसमें 2 टीमें बना दी, हारी तो टीम हारी। जिस दिन मेरे पास इंडिविजुअल टास्क आया, मैं जीता हूं उसमें। तो रघु कौन सा हार्ड वर्क मुझसे वहां मजदूरी करवाना चाहता था, क्या चाहता था? मुझे ये तो समझ में आए। एक इंडिविजुअल टास्क आया कि पानी पे आपको पकड़ना है, और उस दिन भी मैंने अपना, क्या हुआ कि रणविजय मुझे कहने लगा, ब्रो ये पानी ना नॉब बड़ी बारीक होती है, जो ये फायर ब्रिगेड की जो उसके आगे नॉब होती हैं, वो ऊपर से पानी डलेगा और आपको ऐसे लटके रहना है, होल्ड करना है, कितनी देर जो होल्ड कर पाएगा। तो रणविजय मुझे आया, कहने लगा भाई इसको ना ऐसे पकड़ना नॉब को। मैं कहा रणविजय मुझे ना बचपन से याद है, मेरी ग्रिप ऐसे मजबूत है, अगर मैं चीनिंग का भी सेट मारता हूँ ऐसे कम मार पाता हूँ, ऐसे ज़्यादा मार पाता हूँ। क्या स्टॉप ट्यूब है? मैंने कहा वो तो है ही हमारे ऊपर ही। तो मैं उसको वैसे ही पकड़ के होल्ड किया, वो टास्क मैंने विन किया, तो आगे इंटरनेशनली पहुंचा। अरे भाई कभी तो टास्क ग्रुप में है, कभी टास्क की 2 टीमें बना दी, टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, मैंने भले ही किया हो। तो मेरा कौन सा हार्डवर्क चाहता था? क्या मैं फावड़ा ले जाके वहाँ मिट्टियाँ खोदता ज़मीन पे? क्या करता मैं? कभी रघु आपको मिले तो पूछते कि उससे क्या हार्डवर्क कराना चाहते थे भाई साहब आप? रघु राजीव जी। बहुत गुस्सा दिखा देते, गाली गलौज भी करते थे हाँ जी। शो पे। हाँ, उसके बाद कुछ सीजन बाद वो रोडीज में जज नहीं रहे और दिखे भी नहीं ज्यादा इधर उधर। हाँ क्या कारण हो सकता है? सच्चे दिल से बोल, बेबाक होके। भैया कारण का एक तो मुझे इसलिए नहीं पता कि क्या कारण होगा, क्या चैनल के डिसीजन होंगे। बीच में तो रणविजय भी गायब हो गया था, वो वापस आ गया। और देखो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी रघु से नहीं बनती, ठीक है, ऐसा होता था कि बनती क्यों नहीं। अब मुझे कहीं रघु मिल गया मुंबई, व्हाट द फक मैन वेयर आर यू? और मैंने कहा भाई रघु एक बात सुन, तुझे मैं मिल जाऊं तो ऐसे ड्रामे कर देता है, मुझे मिस कॉल मार, मैं तेरे घर खड़ा मिलूंगा। कभी की तूने कॉल? बता। अब कहीं मिल जाऊं तो ऐसे नाटक कर देता है एकदम, कहाँ है तू, मतलब ज्यादा सारे तुझे मेरा ही घर आजा परदेसी, तेरा ही इंतजार था। तो मुझे जो फर्जी फेस लगता है ना इंसान का, मैं तो साफ बोल देता हूँ, मैंने बता मैं तुझसे कब नहीं मिलूंगा, तो एक मिस कॉल मारते तेरे घर खड़ा मिलूंगा। पर ये मत क्या, अगर तूने बताया नहीं तू आया। फिर एक बार बात क्या बिगड़ गई, मैं बाद में फिर रोडीज में गया, जहां सबसे ज्यादा बात बिगड़ी मेरी रघु से। एक सूरज करके पार्टिसिपेट आया था और हम एज ए गेस्ट गए थे रोडीज में। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैं पहुंचा फिर गेम सारा मेरे हाथ में आ गया। और सूरज को इम्यूनिटी चाहिए थी
एक लड़की तमन्ना, वो भी साथ में गई थी एज ए गेस्ट, तो वो कहने लगी मुझे बाइक चाहिए रोडीज की करिश्मा। मैंने रात को सूरज को पकड़ लिया, मैंने सूरज अगर तुझे बाइक चाहिए, अगर तुझे आज इम्यूनिटी चाहिए, वरना बाहर है आज तू, कह दिया था वही सेम। मैंने कहा तो ये बाइक इसे दे दे तमन्ना को अपनी। कह रहे वो, उसे मैंने तैयार कर लिया, मैंने लिखे एक लेटर, मैं सूरज रोडीज और ये अपने होशो हवास में ये लिख रहा हूँ, अपनी बाइक जो मैंने एक टास्क में जीती है, ये फलाना ढिमकाना, मैं तमन्ना को दे रहा हूँ, इस पर मुझे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है। और वो मैंने लिखवा के तमन्ना के हाथ में। अब इन्हें क्या दिक्कत होगी, यहाँ साली गाड़ियों की खरीद फरोख्त चल रही है रोडीज के अंदर, बाइक इसे दे दो, इम्यूनिटी ले लो, वो ले लो। रघु, आशुतोष, तू मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मैंने भाई तेरे हिसाब से कब किया, स्क्रिप्टेड जो है कि या तो ये बोल स्क्रिप्टेड है भी तेरे हिसाब से करूं कि नहीं, अब तुझे घर जाना पड़ेगा, अभी एक स्क्रॉल आएगा, तू घर जा। मैंने भेज दे भाई, हमें क्या दिक्कत है। मैं वहाँ से उस शो में बीच में ही मुझे इन्होंने वापसी कराई, जब ये ब्राज़ील गए थे, एक रोडीज के एक सीजन को लेकर ब्राज़ील गए थे। अरे भाई जो है रियल है ना, मैंने जो किया कैमरों पे किया ना, तेरे सामने वाला लेटर लिखा। अच्छा सूरज मुझे पहले से जानता था, उसने इनका बेवकूफ़ बना के रोडीज में एंट्री कर गया। वो कह रहा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तू इसको जानता था। मैंने ऐसे तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, सबकी लिस्ट भेजूँ तुझे, मेरा मतलब क्या है तुझे बताने का, ये तो बता। या मैं चुगलियाँ करने बैठा हूँ तेरे साथ भाई, या तुमने मुझे ऐसा कुछ रख रखा है कि मैं तुम्हारा इसका हिस्सा हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा। जब ऐसा कुछ नहीं है तो मुझसे उम्मीद किस बात की करते हो। तो वहां से तो वो मुझसे बहुत ही चिढ़ गया था। लेकिन रघु के पीठ पीछे मैं ये भी कहूंगा, रोडीज मजेदार ही तब है जब उसमें रघु है। पर ये दोनों भाई, लोगों का कहना है कि बहुत घमंड डेवलप किए थे उन लोग ने, जिसकी वजह से उनको बाहर काम कोई दे नहीं रहा था और बिना काम के बहुत टाइम से बैठे थे। ये मुझे मालूम नहीं कि सच है या झूठ, पर ये परसेप्शन था। पता नहीं, ये तो उससे पूछ के पता चलेगा काम है नहीं है, क्या चल रहा है भाई तेरा रघु। ये तो हमारे इस तरह के संवाद ही नहीं है ना, डायलॉग ही नहीं है आपस में इस तरह का कि भाई आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्या पता फीस बढ़ा दियो, मैं तो ये कहूँगा ना दे पा रहा हो। क्योंकि मेरे साथ बड़ा किस्सा हुआ। देखो मेरे संबंध MTV से कैसे खराब हुए हैं, और तराजू आपके हाथ में होगा, आप बताना। डन। बिग बॉस का प्राइज मनी आता है 1 करोड़ रुपए। MTV ने उसमें से 30 लाख रुपए काट लिए, 70 लाख मुझे दे दिए। क्यों काटा? मैं रोडीज के बाद उनके साथ एग्रीमेंट में था कि 2 साल तक जो भी कमाऊंगा 30% दे दोगे? इनको 30% दूंगा। 30%? जी 30%। 30%? हाँ जी। अब सुनो मजे की बात, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब आपने जो 30% काटे हैं, पहले तो दिक्कत क्या है MTV के अंदर, आप रोडीज बन गए, आपको मैनेज करने वाला वहां कोई नहीं है, सड़क पे टहलो। माने 30% तब लेते हैं जब कोई मैनेजर होता है, हाँ। जो आपका हाथ पकड़ता है, डील्स क्रैक करता हाँ है, जी। आपको स्ट्रेटजी बताता है, ये सब। आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, वरना आपको जर्नी पे लेके ही जाएंगे। तो पर कोई था नहीं, उन्होंने असाइन नहीं किया था किसी को। मैं कह रहा हूं अगर आप वो एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे, आप सेलेक्ट हो चुके हो, आप उस जर्नी पे नहीं जाओगे ना, आप हर जगह से एडिट हो जाओगे, तो साइन करना मजबूरी होता है। अब साइन करने के बाद मैं इनको कह रहा हूं, मैंने कहा भाई मेरा बिग बॉस का एग्रीमेंट पढ़ लो, ये कर लो, देख लो, कोई तैयार नहीं। मैं जाके ऐसे ही बिग बॉस का एग्रीमेंट ही साइन कराया, ये कोई बात ही ना करे, क्योंकि मैं MTV के साथ वो था एग्रीमेंट में। बाद में कहते हैं तूने तो हमारा सेम एग्रीमेंट साइन कर दिया। मैंने मुझे नहीं पता सेम है क्या है, क्योंकि वो भी वायाकॉम का साइन था, ये भी वायाकॉम का ही था। पर MTV वालों ने आपको बिग बॉस नहीं दिलाया था? नहीं, बट किसी ने बात तक नहीं की। वायाकॉम टीवी चैनल, जी। MTV सब तो एक ही के एक अंदर आते है, हैं। मैं कह रहा वही तो कह रहा हूं मैं, किसी ने मेरे लिए बात तक नहीं की। मेरा बजट सबसे कम था वहां, क्योंकि जब हमने जाके पूछा ना कि मेरे लिए कोई बात करने वाला ही नहीं था। हफ्ते में या पर डे कितना मिलता था उस टाइम? मुझे उस वक्त 25,000 रुपए मिलते थे हफ्ते के। हफ्ते के 25,000? माने आप लोएस्ट कंटेस्टेंट थे पैसे में। हाँ जी, पैसे के मामले में तो 2008 में 25,000 रुपए पर हफ्ते। बात करने वाला ही कोई नहीं है ना हमारे लिए। पर जीते 1 करोड़। हाँ जी, जीता 1 करोड़। आपका ये कहना है कि आप मेरे मैनेजर हो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, तो आप चलो मेरे साथ, हाँ, बात करो, बोलो कि नहीं बंदे को 25,000 नहीं, ये रोडीज का अरे विनर है। 25 छोड़ो, तुम बात तो कर लो। अबे चाचा नेहरू वहां से उठते ही नहीं। मैंने कहा भाई मुझे ऐसे एग्रीमेंट, हाँ बताऊंगा। जब मैं परेशान हो गया, मैं जाके साइन ही कराया। मैंने केस ही तो होगा, लड़ लेंगे और क्या करेंगे, ये सोच के मैं वहां से निकल गया एक तरह से। अब उसके बाद ही भाई साहब ने 30% काट लिए। मैं जाता हूँ MTV के पास, मैंने भाई साहब आपने 30% क्यों काटे मेरे? कह रहे आप हमारे साथ एग्रीमेंट में हो।
जो करोगे कमाओगे 30% दोगे। मैंने कहा हाँ जो कमाऊंगा, 25,000 रुपये हफ्ता कमाया है, लॉस में 30%, ये तो गिफ्ट मिला है, ये तो कहीं भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। इस बात पे एमटीवी में मेरी बड़ी बहस हो गई उनसे, मतलब एक तरह से माँ बहन की गालियां टाइप से हो गया बहस। फिर एक डील हुई, एज अ वीजे एग्रीमेंट मुझसे किया गया, 1.5 लाख रुपए महीना हमारे वीजे हुआ, एग्रीमेंट किया गया 1.5 लाख रुपए महीना, 18 महीने का वो एग्रीमेंट, जिसमें 30 लाख रुपए मुझे मिलने और जिसपे टीडीएस कट जाता है 3 लाख रुपए के लगभग का। 10%। हाँ, देखो फिगर्स याद क्यों है, क्योंकि मेरे साथ हुआ, वो मुझे वापसी मिले एज ए वीजे एग्रीमेंट होके। फिर मैंने एमटीवी से कहा, मैं कहा सब चीज़ आ गई, यहाँ आपसे मेरी बहस भी हुई, गालियाँ भी हुई, आज मैं फिर गालियाँ देता हूँ यहाँ, क्या आप मुझे 100 रुपये भी देंगे? कह रहे नहीं। मैंने कहा फिर आपने मेरे ही पैसे दिए ना, और मुझसे संबंध खराब भी कर लिए, 4 जगह मैसेज दिया गया होगा, आशु कैसा गलत आदमी है, यहाँ ऐसे लड़के गया, तो मैं आज लड़ता हूँ, आज 100 रुपये बिन दोगे आप, ये मेरे ही थे जो आपने रख लिए। तो वो वापसी क्यों किए भाई? वापसी भी की और संबंध भी खराब किए, तो एमटीवी से तो मेरे लिए संबंध ही खराब हो गए। पर जो 30 लाख रुपए आपकी काटे मेरे भाई जी, आपको एज अ वीजे, हाँ जी, एग्रीमेंट किया, और काम कोई नहीं दिया वीजे का। हाँ नहीं दिया, पर अग्रीमेंट करके दे दिया। हर महीने चेक आता था एक 1.5 लाख रुपए के लगभग का। तो यानी कि वो 30 लाख लौटाया, हाँ जी, पर कोई काम नहीं करवाया, कोई काम नहीं पर कराया, टुकड़ों में दे दिया आपको। टुकड़ों में दे दिया, ये हुआ है। और काटा क्यों था? मैंने कहा अगर आपने काटा है, अगर गिफ्ट जो मुझे मिला है काटा है, तो रोडीज के अमाउंट में से क्यों नहीं काटा आपने 2.5 लाख में से? वो भी तो मिला है ना आपके एग्रीमेंट के बाद ही। तो रोडीज में कितना मिलता था आपको? मुझे 2.5 लाख रुपए मिला है जीतने के लिए। हाँ, और एक करिश्मा बाइक। और हफ्ता कुछ मिलता था? कुछ नहीं। तो 2.5 लाख रोडीज जीतने के लिए, हाँ, एक करिश्मा बाइक। हाँ जी, बस और क्या। और करिश्मा बाइक पर भी 33.9 आप टैक्स देकर लेके आओगे। तो वो टैक्स कट के आता है आपके पास? नहीं, आप पे करके टैक्स देकर तब बाइक आप शोरूम से उठा के लाओगे। रोडीज का भी, बिग बॉस का भी जो अमाउंट है 33.9 तो गिफ्ट टैक्स कटा, 30 इन्होंने काट लिया। तो कितना आया आपके पास? ये तो इनसे वापस ले लिया मैंने, और जगह से भी हाथ पैर मार के खींच लिए, तो 80 के लगभग आ गया था। मोटा मोटा ये बताता हूँ। हाथ पैर कैसे मारा है? मतलब दिखाया कि भाई इतना तो वहाँ कट गया, इतना ये हुआ, इस तरह करके तो टैक्स कम बना, उस तरह का। क्योंकि मैं अपने सीए से कभी ये नहीं पूछता भाई कैसे होगा, क्यों अनपढ़ हूँ। मैं सीए साहब पैसे बताओ और ये बताओ कितने लाके दोगे और कितने लोगे, तीसरी बात ही नहीं करता। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। अच्छा, मैं आपसे अब बिग बॉस के अंदर घुसना चाहता हूँ जी। राहुल महाजन ने आपको बहुत सपोर्ट किया उस सीजन में, किया था कि नहीं? घर में रहते हुए तो नहीं किया। नहीं किया? घर में रहते हुए नहीं किया, घर में तो वो भी कंटेस्टेंट थे। और घर के बाहर? घर के बाहर जब वो निकल गए, क्योंकि हम बिग बॉस के घर से कूदे थे, और भैया जब कूदता है ना आदमी, राहुल भैया हमेशा कहते थे मैं यार कूद के इधर से बाहर चला जाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा, मीडिया होगा, ये होगा। मैंने भैया किसी दिन ऐसा हुआ ना कूदवाऊंगा जरूर तुम्हें। होता क्या है, भीड़ की एक डेफिनेशन होती है, मैंने ना खुद यह किया है। जब कोई भीड़ कहीं चलती है ना, किसी को मारने या कुछ भी करने चलती है, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं समझदार, एक होते हैं बेवकूफ, तीसरे होते हैं फट्टू। अब भीड़ चली, बेवकूफ सबसे आगे होंगे आज, बात तुम्हारे सालों आज छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं। समझदार उनके पीछे होंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूं वैसे समझो एक बात, फट्टू सबसे पीछे होंगे। इन फटुओं को तीसरे नंबर पे चलते हुए इन्हें दिक्कत आती है, साले तू 3rd पोजीशन पे है, कम से कम 2nd पे तो आ, समझदारों के साथ तो लग। हाँ भाई साहब, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब अगर ये भीड़ जो गई थी, यहां से मॉब जो गया था, अगर किसी को पीटता है तो बेवकूफ सबसे पहले पीटेंगे,
और समझदार भी एक आधा लगा देंगे, फट्टू बीच में से निकल के आएगा, यही था दे चटाचट। लेकिन अगर ये भीड़ पिटने लगी तो सबसे पहले बेवकूफ पिटेंगे, समझदारों को एक आधा लगेगा, फट्टू सीधा अपने घर मिलेगा, ये नहीं दिखता कहीं भी। तो ऐसे ही ये था कि मैंने राजा भाई कूदो, सबसे पहले राजा भाई कूदवा दिए मैंने। राहुल राजा भाई को- चौधरी, हाँ राहुल माने बेवकूफ। मैंने कहा कूदो, और क्या है ये बेवकूफी कहानी करो। किस तरह से बेवकूफ है? एक तरह से ये कह सकते हैं कि जल्दी मान जाएंगे, इनको करवाओ, सबसे आगे इनको रखो। माने आपकी जो कहानी इससे पहले थी उसमें बेवकूफ है। उसमें हाँ ये बेवकूफी मान सकते हैं, क्योंकि बाहर कूद रहे हो आप, घर से बाहर जंप कर रहे हो तो बेवकूफी है। और उस बेवकूफी में मैं भी हूँ बेवकूफ। और राहुल भाई को मैं जूते पहना के लाया और उन्हें बिठाया, मैंने कहा देखो देखो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, पीछे धक्का ही दे दिया और फिर खुद कूदा। जुल्फी अंदर ही बैठा है, आया ही ना बाहर। हम बाहर से जुल्फी को गालियां दे रहे हैं, अबे आजा, तब बड़ी मुश्किल से आया वो। और हमें अभी कलर्स ने उसने एंडामोल ने रोका नहीं, हम बिल्कुल मेन गेट तक आ गए। बाहर लोग पहचानने लगे, अरे आशु, अरे आशु, और ये वो। राहुल भैया को थोड़ी इनसिक्योरिटी हुई, यार कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। राहुल महाजन। हाँ, अरे मैंने कहा भैया आपकी फैन फॉलोइंग बच्चों में है, बच्चे अब सो गए, ये बड़े मुझे जानते हैं, ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, आप तो बच्चों के फैन। कह रहा हाँ यही बात भी सही है। माने आपने बनाया फिर उनको बनाया। अब कैसे बनाया, और हाँ। फिर वापस आए, अंदर बैठे, बात करी, हमने गलती मानी सबने कि भाई हमारी गलती है। राहुल भैया ने, बिग बॉस ने उल्टा एक आइडिया दिया कि राहुल आप तो एक उस परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, और आपके यहाँ शब्द बड़ी वैल्यू करता है, तो अगर आप अपने शब्दों पे रहोगे कि आपने बाहर कूद के कोई गलती नहीं की, तो आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा। शब्दा ऐसा था, आपका शब्दा ही एक वैल्यू। तो राहुल भाई वहाँ क्या पूछ रहे, मेरी अब तक की पेमेंट तो मिलेगी ना पूरी? कह रहे हाँ वो मिलेगी। ठीक है फिर मैं घर छोड़ता हूँ। तो मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप तो उनकी वजह से जीते हो। मैं कहा नहीं, मैं अपने 98 दिन की मेहनत और देश की जनता का प्यार, उससे जीता हूँ। घर में रहता था तो वो भी मुझे वोट करते थे निकालने के लिए, बाहर जाके उन्होंने भी सपोर्ट की कि भाई आशुतोष को विनर बनाओ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वजह से जीता हूँ। मैं उनके स्वयंवर में चला गया था एक बार, राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे, वहाँ लड़कियाँ बैठी हैं सब। नहीं जो तुम आ गई हो यहाँ मुँह उठा उठा के, ये बताओ ये लड़का काम क्या करता है? किसी को नहीं पता मैं कैसे आ गई तुम। अरे मैं ये बनाता हूँ। मैंने कहा वो बनाया था 10 साल पहले शो तुमने, अब क्या करते हो? अरे इसे एडिट कर देना यार, ये तो बिल्कुल। मैंने बताओ क्या करता है आदमी, तुम कैसे आई हो? किसी लड़की के पास कोई जवाब नहीं। पहले अबे यार। और उस घर की ये तो खासियत है, आदमी का पता चल जाता है आदमी कैसा है। चलिए बताइए, राजा चौधरी कैसे थे? राजा राजा भी हैं और चौधरी भी हैं। राजा भी हैं वो चौधरी भी हैं, यानी कि मतलब वो राजा तो हैं ही, चौधरी भी हैं। वो अपनी मस्ती में रहने वाला आदमी, अपनी चाल अपनी चलने वाला, बस और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसको। घर में रहा है और संभावना से लड़ते थे बस, और तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है राजा चौधरी का। राहुल कुछ कह देते तो बिग बॉस इस आदमी से मुझे थ्रेट है, मुझे बचाना इससे, मतलब उसमें भी पक्के थे वो भी, ऐसा नहीं। जैसे मोनिका बेदी में या इनको देखा, मुझे रियल ही नहीं लगे, क्योंकि एक्चुअल कलर वहाँ सामने आ जाते हैं। फेक थे मोनिका बेदी? मतलब दिख जाता है ना, मुझसे वादा करके कि तुझे नॉमिनेट नहीं करूंगी, कर दिया। वादा क्यों किया था भाई? और कौन फेक था? फेक में और में जैसे संभावना थी, बिल्कुल क्लियर थी, जैसी थी सीधी। एहसान कुरैशी पकड़े गए थे, सामान छुपा छुपा के रखते थे खाने के लिए, मतलब ऐसे एक्चुअल। मैंने ये देखा है उस घर में जाके, जैसे आप करेक्टर हो, उस करेक्टर को आप या तो कम कर दोगे या ज़्यादा कर दोगे। अगर आप फनी नेचर के हो, आप अपना फनीनेस बढ़ा दोगे, आपके पास पूरे दिन और कुछ है ही नहीं, या कम कर दोगे। आप उल्टा नहीं कर सकते कि आप पूरे दिन वहाँ लड़ोगे, वो आपका करेक्टर ही नहीं है। तो आप अपनी नेचर को घटाए बढ़ा सकते हो। जो काम मैं सड़क पे नहीं कर सकता उस घर में कर सकता हूँ। पूरे दिन मेरे पास और कुछ करने के लिए है भी नहीं ना, तो मेरा जो नेचर ही नहीं है वो कैसे करूँगा मैं? और मैं देखता था जैसे, और किसका नाम बताऊं, जैसे मैं बताता हूँ नाम। राहुल भैया जैसे थे, वो ऐसे घर में थे, ऐसे बाहर हैं, ऐसे ही थे हमेशा। कैसे थे? मस्ती। जुल्फी भाई इतनी शानपत करते थे, किसी को नॉमिनेट करना हो ना तो ऐसे आगे हाथ से बस कमर पे हाथ मार के चले जाते थे, मैं बोल लिया हूं इसको निकाल लियो, ऐसे नहीं बताना साफ। और हमें तो लोग वहां ये सोचते थे कि शिकारी शिकार कर रहे हैं, हम तो वो हैं
वाले साथ घूम रहे हैं। हमें तो ये सोचते थे लोग कि हो क्या रहा है, बस चल लपेट रहे, मैंने आएगा। अब सबसे प्लस पॉइंट मुझे क्या हुआ, इन किसी को ये नहीं पता था मैं कौन से शो से आया हूँ, और पता भी था तो उन्होंने देखा नहीं था, बड़े सबसे पहले मुझे निकालते बाहर, ये साला वहां से आया है। हाँ, माने लाइटली आपको ले रहे थे। बहुत लाइटली लिया लोग। चलिए और नाम बताता हूं, और धनके की चोट बोलिएगा उनके बारे में। पायल रवादगी है। पायल भी मुझे नहीं लगी रियल। और क्या, बस सिर्फ रियल नहीं कि और कुछ कमियां लगी आपको? कमियां तो नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा नहीं लगी कि जैसे संभावना बिल्कुल क्लियर बोलती थी और अड़ती थी, पायल नहीं थी ऐसी। डायना हेडन जो ब्यूटी क्वीन थी उस टाइम की, हाँ, डायना मैम जो थी, डायना जी, वो मुझे समझाती थी, कह रहे आशु तुम इतना ब्लंटली ना बोला करो, कि बोलो, आज मुझे भी लगता है कि मैं भी निकल सकता हूँ। अरे मैं कहा डायना जी मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम पराठे बनाओ जाके जाओ। लेकिन वो अकेली लेडी ऐसी हैं, अगर उनके पास कोई दुश्मन भी चला जाएगा उसको भी सही सलाह देंगी। वो इतना फेयर, अगर आप उनसे अभी झगड़ा कराए ना और फिर उसको एडवाइस लेने चले जाओ तब भी बड़ी सही सलाह देंगे आप। फिर एक एहसान foreign- कुरैशी सुनो, एहसान कुरैशी की सुनो। मैंने एहसान भाई, वो अपना कॉमेडी का कोटा लाए थे, जोक्स का पिटारा, हाँ, जो एग्जॉस्ट कर दिया। वो आते ही खत्म हो गया। अब फिर कुछ सुनाते थे, मैंने कहा एहसान भाई इस पे क्या रिएक्शन देना है, थोड़ा ये बताओ पहले तो हमें, हंसें क्या करें, क्यों घर में आलू भालू कहाँ चल रहे हैं, आलू भालू लॉजिकल चीज पे तो हंसी आए, या उससे ऊपर हो कुछ। नहीं, पर ये स्टैंड अप कॉमेडियंस का कभी कभार ये होता है कि वो चाट के आते हैं कुछ जोक्स और वही बोलते रहते हैं, और एक बार वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियसली बहुत से लोग नहीं मार पाते। खत्म नहीं होते भैया। एक यहाँ ये भी मैं इस इंडस्ट्री में देखता हूँ, हर जगह हर कोई ये कहता है खत्म हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। कह रहे वो शो खत्म हो गया, अबे शो ही खत्म हो गया, अब कभी शो पूरा हो गया, एपिसोड पूरा हो गया, अगला आएगा। हर कोई खत्म बोलता है, मैं जहां भी देखता हूँ खत्म हो गया। भाई पूरा क्यों नहीं बोलते? बड़े बुजुर्गों में आज भी मेरे दादाजी पूरे हो गए, खत्म नहीं कहता कोई, पूरे हो गए। तो यहाँ पर हर चीज में आदमी बोलता है मेरा काम खत्म हो गया, मतलब तू अब जीवन में काम ही नहीं करेगा, तेरा काम ही खत्म हो गया, पूरा हुआ है, आज का पूरा हुआ है तेरा। केट की दवे, केत की मैम जैसे कह लो घर में मम्मी है, ऐसे वो भी थी वहाँ पे, और कॉमेडी भी करती थी, हंसाती भी थी, और बैलेंस थी, जिसे कहते हैं बैलेंस लेडी जो घर संभालती है, उस तरह थी केत की। राखी विजन, राखी विजन थोड़े दिन रही, राखी मस्त थी, थोड़े दिन ही रही है, राखी भी मस्त थी, फेक नहीं थी, लेकिन फेक नहीं थी राखी। जेड गुडी जो एक फॉरेन बिग बॉस कंटेस्टेंट थी, वो आई थी घर में। जेड गुड़ी जो आई ना, वो भी कुछ ही दिन के लिए आई, और वो चम्मच से लेके पानी या माय आईज ठंडी करती थी, और कुछ ही दिन रही। हमसे तो आउट ऑफ रेंज जाती थी ना सारी बात इंग्लिश की, तो हम तो क्या उनसे संवाद करें, जो डायलॉग होते हैं क्या करें उनसे, जब बात ही कुछ नहीं पल्ले पड़ेगी। हमें इतना आता है 193 बंदर भाग के चढ़ गया ऑन द ट्री। क्या राजा चौधरी आपको दिल खोल के श्वेता तिवारी और उनके रिश्ते के बारे में बोलते थे? नहीं ना, हमने कभी पूछा। मैं नहीं भैया ज़्यादा टेंशन लेता लाइफ में। मेरा मानना है प्रेजेंट में भी टेंस है, पास्ट में भी टेंस है, फ्यूचर में भी टेंस है। जब तीनों में ऑलरेडी टेंस है ना, और क्यों लेने हैं? मैंने इंग्लिश ही सीखी इस चक्कर में, मैंने कौन ले गए टेंस? सब में टेंस है। आप देखो टेंस का मतलब क्या होता है फिर। जुल्फी भाई, जुल्फी भाई वो मुझे सब पता है, माइंड गेम और ये, और देख लो हमने कब निकाल दी ये नहीं पता। तो करते रहो, समझदार के लिए इशारा और बच्चे के लिए गुब्बारा काफी होता है। भाई 2009 में तुम अरेस्ट हुए थे, हाँ, क्या हुआ था भाई? हुआ क्या, मेरे पास रोडीज की करिश्मा थी, और मैं ड्रिंक था, जैसे अपने गांव में घूमते हैं, आप दारू पी के घूम रहे अपना थे, दारू पीकर और लेने जा रहा था। पर बॉटल भी था साथ में? नहीं कुछ नहीं था, लेने जा रहा था। पर पी के गए थे? हाँ, पी के गया था। पुलिस ने रोका, अल्कोहल लेवल चेक किया, मुझे मेडिकल कराया, थाने ले गए। थाने में मुझे कहा सुबह कोर्ट आना। मैं सुबह कोर्ट गया तो जज जो थे उन्होंने पूछा गिल्टी, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा जी समझ नहीं आया साहब। कह रहे आपला जुर्म कबूल आए। मैंने कहा जी ये भी समझ नहीं आया। कह रहे भाई आपने जो किया है उस पर आपको लगता है आप शर्मिंदा है कुछ? मैंने कहा हाँ जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस पर। मुझे 2,500 रुपये का एक जुर्माना हुआ, और जब तक कोर्ट चलेगी तब तक मुझे वहीं रहना था, कोर्ट में ही। ये मेरे को सज़ा मिली थी, और सज़ा मिली, मैं अपना भुगत के आ गया, और
कितने, ये समझ नहीं आया मुझे कि कोर्ट में थी तब तक रहना जब तक पड़ेगा। कोर्ट चलेगी तब तक आपको कोर्ट में ही रहना है। ये सज़ा मिली थी साथ में, पेनल्टी के साथ। और वो सज़ा, मैं कोर्ट में ही रहा तब तक, और वो सज़ा भुगत के मैं अपना आ गया। कितने टाइम का सजा था वो? शाम तक, बस। जब कोर्ट चली। और कितने चाह रहे थे आप, मुझे ये बता दो बस, कि 6 महीने भेज दो इसको। बस सुबह से शाम। पर ये बताओ, तुम्हें ये नहीं लगा कि इररेस्पॉन्सिबल था कि भाई दारू पी के बाइक चला हाँ, रहे हो? और हाँ, बिल्कुल बताता हूँ भैया। और ये मुझे ना मुंबई में आके समझ में आया, अपने होम टाउन में मुझे कभी समझ नहीं आया था ये बात कि ये रिस्पॉन्सिबल था या नहीं, जिम्मेदार गैर जिम्मेदारन था। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमें कभी पता ही नहीं था वहाँ ऐसा कुछ होता है। जहाँ से मैं आता था मुझे नहीं पता था। और इसके बाद मैं कितने स्कूल कॉलेजों में गया हूँगा जाके, कभी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी गलती की वजह से वो ना गलत कुछ हो जाए जिसने कोई गलती नहीं की है। कोई मीडिया नहीं दिखाएगा इसको, कभी नहीं कोई दिखाएगा। मैंने बहुत जगह जाके बताया, मैंने कहा मुझसे सीखो, खुद प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ ड्रिंक एंड ड्राइव हुआ है, दुनिया के साथ हुआ है, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हुआ है। तो वो भी गैर जिम्मेदारानी, वो भी जब मेरे साथ हुआ है तो उनके साथ भी हुआ होगा, वो भी तो गैर जिम्मेदारान हरकत थी ना। जो भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं, इवन एक्सीडेंट तक हुए हैं, लेकिन कल्प्रिट मैं हूं क्योंकि ही इज ड्रंक। अरे 2 पैक मारे थे, ऐसे गांव में घूमते थे, ऐसे घूमते थे, लेकिन उसके बाद तो कभी घूमे ही नहीं। हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ ड्रिंक एंड ड्राइव यहाँ होता भी है। पता होता, अवेयरनेस होती, तो शायद बिल्कुल ना जाता। जीतने के बाद घमंडी हो गए थे आप? नहीं भैया, बिल्कुल कभी नहीं। ऐसे ही है, सेम आज भी ऐसे ही है। अगले 2-4 दिन तो बड़ी भीड़ पीछे लगी थी, उसके बाद ढाबे पे फिर मैं सब्जी बनाने लगा था। जाके मैंने कहा लाओ खिलाता हूँ भाई साहब, क्या चाहिए, मटर पनीर, शाही पनीर, क्या खाओगे, सब सारे काम करता था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने करवाई थी या कोर्ट में गए थे आप, जी। वो क्या था? कौन सी कोर्ट में? आप गए जहां आपने कोर्ट से पूछा या रिक्वेस्ट दी कि आपका ये जो इंसिडेंट हुआ था वो इंटरनेट से हटा दिया जाए। अच्छा, एग्जैक्टली एक्सप्लेन करिए वो। ये क्या हुआ, मैं एलएलबी के पेपर दे रहा था अपने। मैंने बीए एलएलबी की है, 5 साल वाली होती है। और वहाँ एक मेरे सामने क्वेश्चन आया, राइट टू फॉरगेटन। अब जैसे मुझे ड्रिंक एंड ड्राइव का उस टाइम नहीं पता था, यहाँ इंडिया में ये होने के बाद भी किसी को नहीं पता था कि राइट टू प्राइवेसी तो सबको पता है, राइट टू बी फॉरगेटन क्या होता है। तो मैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सच लगेगा कि यार बात सही कह रहा है, क्योंकि होम टाउन में आज भी नहीं पता ड्रिंक एंड ड्राइव क्या होता है। चले जाओ गाँव में, बस इस बार सुबह ही निकल लिए पी के, कोई मशीनें नहीं है, क्या करोगे। अच्छा लगता है मुझे, मुंबई में होता है ये, बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैंने देखा है राइट टू बी फॉरगेटन क्या है, तो भूल जाने का अधिकार है ना। अच्छा, मैंने एक दोस्त को कहा, जो मेरा दोस्त था, मैंने कभी देख इस पर डिसीजन क्या है लंदन अमेरिका में, देखो इस पर, और इसको फाइल करो। और फाइल करने में इसमें बड़ा टाइम लगता है। अगर आप फ्री वाला फाइल करते हो हाई कोर्ट के अंदर, तो साल भर तो कम से कम गया। तो हमने फ्री वाला ही किया था। तो हमने कोर्ट से ये कहा कि भाई साहब, मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव की थी, मैं तो गिल्टी भी फील करके आया हूँ और मैं सज़ा भी भुगत आया हूँ। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें कर क्या रही हैं, इससे मुझे बड़ी दिक्कत आती है। कोई मुझे भेज देगा 10 साल पुरानी वीडियो, गुरु देखना है क्या किया था, आप कर दिया आपने, क्या खेल कर दिया भाई। मैंने भाई इस पर मैं उसे बताता हूँ, भाई डेट देख ले, शादी की बात आए, कोई सर्च करे आशुतोष, आया निकल के वीडियो, अरे ये है भाई साहब ड्रिंक एंड ड्राइव। और मैंने कहा अगर आपको ये रखना है फिर भी, तो आप इसको पुलिस के रिकॉर्ड में रख लो। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है ये तो मेरी राइट टू बी प्राइवेसी में भी आता है। कुछ न्यूज़ चैनल्स को मैंने मैसेज डाल के हटवाए, कुछ ने हटाए, कुछ ने बिल्कुल नहीं हटाए। मैंने लिखा, मैंने कहा अगर भाई साहब मेरी इस गंदी हरकत से आपने 2 पैसे अच्छे कमा लिए हो तो अब तो हटा दो। किसी ने नहीं हटाए। तब फाइनली मैं कोर्ट में जाके मैंने ये बात रखी कि भाई साहब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। मैं, और ये हुआ क्या कि ये इंडिया का पहला केस था, तो सब न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पे आ गया। ये नहीं कि मेरी वजह से आया, इंडिया का पहला केस था। तो आप चाहते थे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जहां ये पे आप वीडियोस जेल हट गए जाएं। थे हाँ, दारू पीने के लिए, वो हटा दिया जाए। सिर्फ वो, क्योंकि अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, अभी मोबाइल पे हाथ मारने लगा, वो देखेगा मेरे बाप ने क्या किया था। और कभी कोई ये नहीं दिखाएगा कि मैंने कितने स्कूल कॉलेज में जा जाके ये बातें रखी होंगी, कभी नहीं कोई बताएगा। क्यों, नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है। और मैंने क्या अकेले ने दारू पी थी, हाँ, दुनिया ने पी पी के, उनके वीडियो हट चुके हैं। मजे की बात,
आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपका हट चुका है कि है अभी? अजी बेइज्जत भाई इज्जत वहीं पे लगे हुए हैं पूरे लाइन से। आशुतोष ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया, ये तो किया, अभी भी है? अभी भी है, कोर्ट में केस चल रहा है। गिल्टी और नॉन गिल्टी वाला केस में नया पेंच आ गया है। मैं ये जानना चाहता हूं, और सच्चे दिल से बोलो, खुल्लम खुल्ला बोलो, रोडीज जीतना बड़ा शो, बिग बॉस जीतना बड़ा शो, जी और उसके बाद शायद 2 फिल्में की आपने विवेक ओबरॉय के साथ, जी पर उस तरह का जो पॉपुलैरिटी आपने देखा जी। उसको सस्टेन क्यों नहीं कर पाए भाई? और ईमानदारी से बोलो। ऐसा है ना भैया, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। और मैं कभी मुंबई नहीं आया, कोई मुझे पता नहीं, किसी ने आगे कहा भाई साहब आपको मैनेज कर लो, मैंने कर ले भाई। बाद में जब हिसाब लगाया पता लगा 2 लाख रुपए मुझसे ले गया उल्टा मैनेज करने के जबकि कोई तय नहीं था, देना 1000 रुपए, देना 2000 रुपए। तो बिग बॉस जी और रोडीज जीतने के बाद आपको इतनी समझ नहीं थी कि किसी को भी आपने 2 लाख दे दिया ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं लिया ना, मुझे कहीं लेके गया, मिलवाने ले गया, कहीं कुछ ले गया, भाई साहब जरा 1000 रुपए दे दो, ऐसे करके ले गया। 1500 के लिए क्या किसी को मना करूं? तो किसको मिलाता था वो? किसी पार्टी में ले जाके, नीरज वोरा खड़े हैं, मैं तो जानता ही नहीं था किसी को, इनसे मिलवाता था, मैं किसी को भी नहीं जानता था। तो रुकिए, एक इंसान बोलता था मुझे 1500 रुपए दो। नहीं, ये नहीं कहता था, वो फ्री में करता था, फ्री में करता था वो तो करने के बाद भाई साहब जरा घर पे ये है दिक्कत, मैं ले जा यार, जब है तो ले जा। तो एक दोस्त को आपने बोला? दोस्त को नहीं बोला, एक मैनेजर ही था, आज तो इस दुनिया में रहे भी नहीं, और उन्होंने मुझे आके बोला, कभी वो राहुल भाई को मैनेज करते थे, राहुल रॉय को, तो मैंने कहा यार ये बिग बॉस के पहले आदमी को ही मैनेज करते थे, तो चलो दूसरे को भी यही देख लेंगे। तो वो मेरी ऐसी जगह पार्टी में ले जाते थे और कोई पैसा नहीं लेते थे, बेचारे अपनी कार से ले जाते थे, लेकिन जब वो 1500 मांग लेते थे मैं कैसे मना करता, आप बताओ, मैं ले भाई, लेकिन काम कोई नहीं। और अच्छा मैनेजर था, हाँ जी, गाड़ी भी थी, आपको पार्टियां ले जाता कि लोग से मिले, हाँ, और एंड में बोलता 1500 500 रुपए 1000 रुपए दे दो। ले लेते था मुझसे, अब मैं देता भी था। तो ऐसे आपने 2 लाख रुपए खर्च किए? 1500 2000 आज भी बतेरे मुंबई में, मैं तो दिल्ली में फोन आते रहते हैं, बाबा 1-2000 रुपये दे दो, बस बड़ी दिक्कत आ गई है, मैं ले मैं दोबारा तो फ़ोन नहीं आएगा इसका, मुझे बहुत आते हैं फ़ोन अभी भी। मैं आप ही के सामने अभी फ़ोन लगाने शुरू करूँ ना मुंबई के अंदर, भाई पैसे कब देगा अभी सुन लो, अभी पूछवाऊंगा भाई तुझसे कितने लेने, तुझसे कितने लेने, सबसे। इतनों को उधार दिया आपने? आज भी दे रहा हूँ, मैं ले जा। बेचारे मैं मुंबई नहीं होता, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करते ही रहते हैं। बात करते ये रहते? मतलब मेहनत में, जैसे मुझे एक लड़का सड़क पे मिला, कह रहा भैया चलो जल्दी चलो, और मुझे जाके एक फिल्म में कास्ट करा दिया। रोड में आप चल रहे थे? रोड में मैं था, मेरी कार से था उस दिन में, और मुझे रोका चलो, और उससे भी कोई बात नहीं करता होगा मुझे लगता नहीं मुंबई में, लेकिन मैं उसे वहीं से बैठा 100 200 400 देता रहता था, तो वो मेरे लिए, वो मुझे मिल गया, तो उस दिन मुझे लेके चला गया, उसने काम करा दिया। कौन सी फिल्म मिली? एक फिल्म मिली थी जिसका नाम है भड़ास, और भड़ास कह रहा हूँ, ये अजय पन्नालाल जी की, वो काम मिला, उसने दिलवाया। और मैं क्या कहता हूँ, इस तरह के आदमियों से दुनिया भी राम राम नहीं करती, मैं इनसे भी राम राम करके चलता हूँ, क्योंकि गलत आदमी के पास गलत चीज़ बहुत आएंगी, वो कहेगा इसे फंसा दे, वो कहे नहीं यार रोज़ राम राम होती है, तो आप राम राम से वहाँ बच जाते हो। और 200-400 किसी को देना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ले जा, ले जाते तो पनीर से कमा लेता हूँ आप तो आपको गलत लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने कुछ कांटा भिड़ाया नहीं आपका? गलत लोगों से बड़ी मुलाकात हुई, और जो भी मैनेजर आया, 1-2 आए, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं आज भी कहता हूँ कि लाओ भाई मेरी डायरेक्टर्स से मीटिंग कराओ, मुझे बजट बताओ क्या लोगे, मुझे काम भी नहीं चाहिए, मेरी मीटिंग तो करा दो, और मुझे समझ दो, मैं समझ तो लूँ उन्हें क्या चाहिए, कुछ होता है, कोई भी नहीं करा पाता। आप PR कराओ, अबे PR क्या कराऊँ भाई मैं, आप इस पर ब्लू टिक ले लो इतने पैसे, मैंने मुझे क्या जरूरत है ब्लू टिक की, क्रेडिबिलिटी है, ये क्या मतलब क्रेडिबिलिटी कौन सी है भाई, क्रेडिबिलिटी तो मैं खुद बैठा हूँ। मैच में लौंडे सट्टे लगा रहे होते, मैं उन तक को कहता हूँ अबे सालो तुम्हें 1 घंटे में अगर गारंटीड है जीतोगे, मेरे भी पैसे लगवा लो, अगर तुम्हें हार जीत का डाइसी है, सब दोनों तो है, तो इससे अच्छा चप्पल ना उछाल लो, उल्टी आई तेरी सीधी आई मेरी, चल ये क्या खेल है बस। लेकिन वो लगे हुए मैचों में, इसमें उसमें, अबे चप्पल उछालने में तो वही है, उछाल ले। तो जब मुझे वो चीज़ें मिली, मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं थी, और मैं कहता हूँ थैंक्स, मैंने 1-2 फिल्में की बड़ी बेकार, जिसमें काम किया, मैंने खुद को कहता हूँ। फिल्म बेकार थी कि आप बेकार थे कि दोनों बेकार थी? मैंने काम बेकार किया क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। मैंने देखा देखो ये क्या करते हैं,
आज कोई भी आ जाए, क्योंकि कॉम्पिटेंट तुम शुरू से ही थे। हमें तो बेसिक नहीं पता था ऑलरेडी इसमें होता क्या है, लेकिन अब सब पता है। अब अच्छा, आज मेरी वेब सीरीज तिवारी आ जाए, मुझे मुंबई रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को दिख जाएगा आशुतोष को ये काम आता है। और मैंने आपसे कहा ही है, मुझे क्या काम आता है मेरे डायरेक्टर बताएंगे। पर एक चीज बोलो, सच्चे दिल से बोलना, जी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हुआ था? नेवर। जो लड़का 2-2 रियलिटी शो जीता था, हाँ जी, सब लोग आपके बारे में बात करते हैं और जी। सडनली इंडस्ट्री से गायब। भैया गायब होना उसके ये नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री से गायब होना इस वजह था, मेरी अपनी प्रायोरिटियाँ भी थी कि भाई बहनों की शादियाँ करनी, पढ़ाना, सब कुछ करना, और पापा नहीं है, सारा बिजनेस भी, अब काम भी देखने, और बिजनेस यानी कि वो का। ढाबा था हमारे, एक और काम था, गुड़ का काम था हमारा, वो तो खैर अब बंद हो गया, वो चीज़ें। उसके बाद यहाँ का मुझे कुछ भी नहीं आता था। फिर जब मैंने सीखना शुरू किया, जब मैं तैयार हो गया, भाई एग्ज़ाम दे के ही तो आप पास हो गए, एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ी पढ़ोगे। मैं यहाँ लड़कों को देखता था, डायरेक्टर को इंग्लिश में मैसेज डाल रहे हैं, सर आई वांट टू दिस इज मीट प्लीज़ गिव मी योर टाइम। पहले तो कोई जवाब आता ही नहीं, अब जवाब आ गया डायरेक्टर साहब का, लौंडे ने डिक्शनरी खोल रखी है। अबे मैंने नालायक, तू पहले ही हिंदी में बात कर लेता, डिक्शनरी खोले बैठे, इसका मतलब क्या है। अब मीटिंग फाइनल हो गई, अब ये मिलने चला गया, अब इसको ये नहीं पता, और वैसे बहुत अच्छे एक्टर बच्चे पार्कोर कर रहे हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मजे में। मिलने पहुंच गया, अब इसको यही नहीं पता तुझे एग्जिट कब लेनी है। एंट्री तो हो गई, अब डायरेक्टर ने बोल दिया अच्छा भाई तुझे बताऊंगा, चल ठीक है बताऊंगा, दोबारा काम मिलेगा। अब जब तेरी बात होगी, सर मुझे आज्ञा दे मैं निकलता हूँ, निकल जाओ। बच्चों को प्रॉपर एग्जिट नहीं पता है यहाँ। और मैंने उनको देखा जो हमारे मोहल्लों में आंटियाँ बोलती हैं हमारा लड़का 10 साल से है यहाँ, नालायक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, लायक क्या कर रहा है, उनकी एक दो चीज़ें ठीक करे साले, ठीक हो गए, अच्छे काम कर रहे हैं। सिर्फ एग्जिट नहीं बताती कब लेनी है, वहाँ से काम ही नहीं मिला उसको। वैसे सब कुछ तैयार थे, एक्टर थे बिल्कुल। और वो इंग्लिश, अबे जिसमें तू कंफर्ट है उस भाषा में बात कर भाई, क्या बुराई है। नहीं जी, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार भैया आप मुंबई में ये काम कर लो, मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं। क्या काम कर लो? एक रेस्टोरेंट डाल लो या ऐसा कुछ कर लो। मैंने क्यों भाई, यहाँ तो मुझे 10 लोगों को सर बोलना पड़ेगा। मास तो मेरे होम टाउन में भी है, करोड़पति अरबपति मेरे होम टाउन में भी हैं, मैं वहीं नहीं काम करूँगा जहाँ मेरा फ़ोन पे काम होता है, मैं यहाँ क्यों करूँ। यहाँ तो मैं इस काम के अलावा कुछ करूँगा ही नहीं, और कमाता वहाँ हूँ, यहाँ मिलने आता हूँ तो इन्वेस्ट करता हूँ, कमा तो रहा ही हूँ मैं वहाँ पे, लेकिन मैं कभी भी दूसरा काम नहीं करूँगा मुंबई के अंदर। मुझे बहुत ऑफर आए, ढाबा कर लो, ये कर लो, मैंने वहीं नहीं करूँगा क्या मैं। अरे मांस वहाँ भी है, माल वहाँ भी बिकना है, और वहाँ लेकिन मेरी जो मैंने कमाया है 25-26 साल लगाए हैं, हर कोई जानता है, हर नेता फ़ोन पे है, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा था, जब नेता आगे बैठ जाते थे ना किसी प्रोग्राम में, मैं सबसे लेट पहुँचता था, सबसे आगे जाता था, नेताजी सबको दिखता था प्रॉपर कोई आया, और प्रोग्राम चलते चलते बीच में अच्छा सर आ गया, जरा ढाबे पे काम देखो, हाँ ठीक है जाओ, दिखता था कोई गया है। ये तो मैं बचपन से करता था। लोग बैठे आए हुए घंटों से पीछे पे, क्या है खाम के लंगेड़, तुम्हें कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होने का ना। एक नेता का नाम नहीं लूंगा, उनका मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मैंने उनका नंबर सबको बांट दिया। उन्होंने मुझे बुलाया, क्या है यार तुमने हमारा नंबर सबको बांट दिया। मैंने कहा सर आप राष्ट्रीय संपत्ति हो, मेरे अकेले के तो हो ही नहीं, तो आपको तो सबके दुख निदान, अरे काम बताओ यार, मैंने उसका ट्रांसफ़र कराओ जरा पहले तो आप कितना भाई। जबान जो है ना, एक बार जबान में और दांतों में लड़ाई हो गई थी, तो दांतों ने कहा जबान ज़्यादा मत बोला कर, किसी दिन ऐसा काटूंगा याद रखेगी। जबान हंसी, कहने लगी अरे पावले किसी दिन ऐसा बोल दूंगी सब बाहर करा दूंगी। तो इसमें हड्डी तो होती नहीं, शरीर की सारी हड्डियाँ तोड़वा देती है। तो आप बोलने में कितने व्यवहारिक हो। मुझे पता ही नहीं होता था पहले जब मैं यहाँ बात करता था, क्यों जेब में पैसों की कमी नहीं थी, नेम फेम इतना मिला हुआ था कि साला वो दुनिया तरसती है उसके लिए, हम क्यों किसी की सुनेंगे। हम तो अपनी मस्ती में मस्त। 15-15 लड़के मेरे घर पे पड़े रहते थे। मम्मी आई, कह रहे सांड आश्रम खोल रखा। अरे मैंने कहाँ जाएंगे, खाना बनाने वाला थक गया, खाना बनाते बनाते 200 रोटियाँ किस पे बन रही हैं पागल हो गया। मैं कहा तू थोड़े दिन में कोमा की जगह इन्वर्टेड कोमा में जाएगा साले, या तो भाग जा। बेचारे उम्मीद लेके आते थे, किसी का कोई बात झगड़ा हो गया, किसके पास आए, मेरे पास, भैया ऐसा हो गया, किसी लड़के ने यहाँ के किसी लड़के से पैसे ले लिए होंगे हमारे गांव के, उसने नहीं दिए, गांव के लड़के ने नहीं दिए पैसे, उसके थप्पड़ थप्पड़ मार दिए। अब मेरे पास आया,
अब मैं कहाँ लड़ता फिरूं? मैं फिर भी गया, मैं चल देखते हैं कौन है। कुछ बुजुर्ग मिल गए। मैंने बाबूजी राम राम, चार बंगला की बात है माड़ा की। मैंने बाबूजी राम राम, हाँ बोला। मैंने जी राम राम करी, उसका तो जवाब दे दो। कह रहा हाँ राम राम। मैंने कहा बाबूजी हम शाम को आएंगे, आपके बेटे का इसका कुछ लेन देन है झगड़ा, वो आप सोल्व करा देना, हम पैसे भी लेके आएंगे। बुजुर्ग आदमी को क्या चाहिए, कोई फैसले के लिए आए हैं, वैसा कोई वैसे नहीं पूछता। सीधा सा कंसेप्ट देखो मेन तो ये है। तो शाम को हम पहुंचे। मैंने कहा बाबूजी राम राम। कह रहे हैं राम राम जी। मैंने कहा जी ये उन्होंने अपने बेटे को भी बुलाया हुआ था। मैं कहा जी इसने इसके 20,000 रुपये देने थे, ये रखे 20,000, और इसने इसको 2 थप्पड़ मारे, अपने 2 थप्पड़ खा ले और 20,000 रुपये ले ले। वो उधर से बोला ए मैं कोई थप्पड़ क्या बोलता है तू? मैं चुप, बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। बाबूजी मैंने तो आपकी इज्जत नहीं करता। मैंने कहा ऐसा कर, चल थप्पड़ मत खा, हाथ जोड़ पैर पकड़ के इससे माफी मांग, 10,000 रुपये दूंगा। कह रहा है मैं कुछ नहीं। मैं कहा यार बाबूजी तो बहुत ही बदतमीज आदमी, तो आपकी भी नहीं सुन, किसी की इज्जत ही नहीं करता। मैं कहा सुन, हाथ जोड़ पैर पकड़ के भी रहने दे, अपने ही पैर पकड़ के माफी मांग, 5,000 रुपये दूंगा। अरे मैं पूरे लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। बुड्ढों ने पता क्या कहा, तुम साले को 1 रुपये अंधियों से तो हम देखेंगे अगर देने भी पड़ जाते, मैं 20 का मामला 5 पे तो ले आया था। तो हमें वो तो धंधा करना शुरू से आता है। एक दिन एक गर्लफ्रेंड थी मेरी, साथ बैठी थी, उसकी फ्रेंड पीछे बैठी कार में ही, किसी की बाइक के साथ हल्का सा ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे रोक लिया। जैसे ही रोका, मैंने शुद्ध हिंदी में, मैंने महोदय मुझसे कुछ गलत ड्राइविंग हुई है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और उन्होंने उधर से मुझे गालियाँ, ए तेरा ये वो, बहुत गंदी गंदी गालियाँ। मैंने कहा महोदय मैं दोबारा हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, भीड़ हो रही इकट्ठी, मैं दोबारा हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। फिर गालियाँ। मैंने महोदय मैं ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसके बाद तो हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, देखो कहो तो पैर पकड़ूं, मुझे क्षमा करें। वो मुझे उन्होंने इसलिए छोड़ा कि यार ये तो बहुत ही ठंडा आदमी है साला। यार भीड़ छटने लगी, सब ना छोड़ो यार छोड़ो, तो बहुत ही मतलब कुछ करता ही नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं है। कुत्ता होगा ना मरा हुआ, आप उसके पास से भी नहीं जाओगे, क्यों? रिएक्शन नहीं देगा। जिंदा होगा ना, उसे पत्थर मारोगे, कहीं कुछ करोगे, भौंकेगा, कुछ करेगा, क्योंकि रिएक्शन देगा। तो उस वक्त में मरा हुआ कुत्ता ही देखता था, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा उनकी गालियों पे, मैं मुझे छोड़ के चले गए। अब वो गर्लफ्रेंड महोदय क्या कहती है, तूने हमारी बेइज्जती करा दी, तू उनसे लड़ा नहीं। मैंने कहा अच्छा हाँ, यहाँ 50 लोगों से पिट के भूत बन के कपड़े फटवा के गाड़ी में बैठ के ड्राइव करता और तुम्हें लेके जाता, हो सका तो क्या पता गाड़ी भी तोड़ते। अब मैं तेरी बेइज्जती हुई ना, उतर उतर, लेके अपनी बेइज्जती का बदला। भैया उसी दिन काटा मार दिया था उसको। उसकी फ्रेंड से पूछा मैं तुझे, कह रहे नहीं मेरी कोई नहीं हुई, मैं चल तुझे लेके चल रहा हूँ। मैंने वहीं उतार दिया था। मतलब वो ये चाहती थी, मैंने जीवन में क्या साथ चलेगी फिर। एक दिन बच्चे कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, मैंने कहा पूछूं यार इनसे, झक मारता हूँ बच्चों से, देखते हैं क्या जवाब देंगे, बस इतना था। मैंने यार बहुत बढ़िया है यार, तुम बच्चे बिस्किट खिला रहे हो यार, अच्छी बात है। मैंने एक बात तो बताओ, किसी कुत्ते का मन चाउमीन खाने का कर रहा हो, किसी का पेस्ट्री खाने का, तुम यार बड़े बेकार आदमी हो, सिर्फ बिस्किट ही खिला रहे हो। आइडिया था वही जवाब आएगा, कह रहे आप खिला दो फिर। मैंने कहा हम तो मरते हुए इंसान के लात मारते हैं, डूब साले, ये तो कुत्ते हैं। लेकिन कोई हमें कहता, हम कहते भाई साहब मैं मंगा रहा हूं, लो अपने हाथ से खिलाना। ये हुआ व्यवहारिक जवाब। तो सोच ले बच्चे कितना सोच रहे हैं। ये बायजूस, मैं अपनी बहन के बच्चों को एक्टिविटी एरिया में लेके गया मॉल के अंदर कि भाई वो गेम्स वेम्स खेलने, वहां बायजूस वाली खड़ी है, सर आई एम फ्रॉम बायजूस और ये दिस दैट वो। मैंने क्या करते हो आप? कह रहे हम बच्चे का ना IQ लेवल बढ़ाते हैं। मैंने पहले तो तुम्हारा चेक करा जाए फिर, जो तुम बच्चों का IQ लेवल बढ़ाते हो। मैंने ये बताओ, एक कुएं में 100 कबूतर, एक मर गया, कितने बचे? कह रही 99। मैंने मरा हुआ कहाँ है वो भी तो वहीं था। कह रहे सब आप हमारा फॉर्म भर दें, ये कर दें वो कर दें। मैंने फॉर्म भर दिया, बायजूस का फ़ोन आया, सर क्या बात हुई, क्या हुआ? मैंने एक बात बताओ, हम इस बायजूस को जानते किस तरह हैं? एक तो सड़क पे लड़की खड़ी है जो वहाँ पे खड़ी है, या टीवी पे खान साहब ऐड में आ रहे हैं। हम 2 ही तरह से बायजूस को जानते हैं। खान साहब तो पढ़ाने आएंगे नहीं, जिससे आप जो आप प्रॉमिस कर रहे हो IQ लेवल बढ़ाने का, उसका खुद का नहीं है। तो क्या है, मैं ज़्यादा दिन तुम्हारा थिएटर चलेगा नहीं, मैं वहीं बोलाया था उस दिन, मैं चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तुम्हारा ड्रामा। यहाँ तो स्किल्ड रखो ना, जिसका पहला इंस्ट्रक्शन ही लोगों से, जिसका उसकी तुमने 10,000 रुपये वाली को रख रखा है, चलेगा नहीं मैं धंधा।
और भैया थोड़े दिन बाद अभी खबर आई थी, कह रहे भाई वो बायजूस तो हो लिया काम। मैंने बिल्कुल होगा। नोएडा फिल्म सिटी के आप बड़े हल्ले सुन रहे होंगे अभी, मैं आज लिख के दे रहा हूँ, चलेगी नहीं। रीजन, अभी एक्सट्रीम सर्दी पड़ेगी, क्या शूट कर लोगे आप वहां? फॉग ही फॉग, धुआं धुआं, वो चारों तरफ धुआं, गाड़ियां टकराने की वीडियो आने वाली होंगी थोड़े दिन में, एक्सप्रेस वे पे गाड़ियां टकरा रही हैं, क्या शूट कर लोगे भाई? फिर एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी, कैमरे बर्न हो रहे हैं, मतलब गर्म हो रहे हैं, हीट हो गए हैं, बंद करो भाई, क्या शूट करोगे? यही तो 2 मौसम है वहां। सेफ्टी तीसरा इशू है। अगर क्लाइमैक्स को बैठाएं, अब एक प्रोड्यूसर यहां से शूट करने जाएगा तो आउटडोर के लिए तो जाएगा, आउटडोर में ये रायता फैला हुआ है, तुम क्या शूट करोगे भाई वहां? हल्ले मचा रखे हैं फिल्म सिटी, नोएडा फिल्म सिटी, कुछ नहीं होना। आप सर्दियों में वहां गर्मियों का शूट करके दिखा दो स्टूडियो के अंदर ही, तब ठंड लगेगी। हल्ले फिल्म सिटी, अरे मैंने ये ना चलती बिल्कुल भी। अब एक इंटरव्यू मुझसे पूछा गया कि ये गोल्ड मेडल इतने कम क्यों आते हैं इंडिया को? मैंने बेकार की बात कर रहे हो, कम आते हैं, फालतू आ रहे हैं। ये जितने गोल्ड आए ना फालतू आए इंडिया को। कह रहे क्यों? अबे आदमी है रोटी का देखे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखे, उसका स्कूल, ये 10 चीजें देखे, गोल्ड देखे, तो उसके बाद भी इतने आ गए, ये फालतू हैं। मैं तुम खाम के कह रहे हो कम आए, इतनी जनसंख्या है कम आए, भाई फालतू आए हैं ये। वो भी भला हो हरियाणा का, वहां जमीनें हैं बड़ी बड़ी, खिला रहे हैं और पाल रहे हैं, वहां तो ज्यादा आ जाते हैं, तो ये फालतू आए। आप इस तरह सोचो इसे। जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आप शादीशुदा हैं? जी आपकी मोहतरमा बैंक में काम करती हैं? जी आपको एक 2.5 साल का बच्चा भी है। जी। ये वाइफ आपकी मोहतरमा मिली कहाँ आपको? ये हम एक बार बैंक में लोन लेने गए, तो इनका लोन का ही डिपार्टमेंट है। अब इन्होंने जब लोन नहीं दिया तो हमने सीधा पूछ लिया, मैं कहा जी अगर आपसे शादी करनी है उसके लिए क्या करना होगा फिर? और कई दिन बाद जवाब आया, चलो और जानने वाले भी थे, म्यूचुअल ऐसा नहीं था, दूर से ही थे लेकिन जानने वाले थे। तो और मम्मी पीछे भी पड़ रही थी, मैंने कहा आप भी पूछ लो। मैंने कहा बैंकर है, कहाँ हाँ करेगी, फिल्मी लौंडा, इतने तो वीडियो वायरल पड़े हैं बाहर मार्केट में, कौन शादी करेगा? लेकिन जवाब हाँ में आया तो लोन तो दिया नहीं, तो हम लोन देने वाले ही ले आए। और शादी का रिजल्ट अब 2.5 साल का हो ही गया है। तो और मैंने, मुझसे कह रही थी मुझसे क्या चाहते हो शादी से पहले, जब मुझसे पूछा था, मैंने कभी जीवन में चिल्ला के मत बोलना, और बोलना तो तब अगर मैं चिल्ला रहा हूँ घर में और कोई चिल्ला रहा है, डबल चिल्लाना, इतना चाहिए और कुछ नहीं। क्या बनेगा क्या लाना है बता देना, बाकी कोई पूछना ही मत कि हम करते क्या हैं, क्या लाना है वो बता दो। दिन में 2 फोन कर लो, जरूरी हो 4 कर लो, ज़्यादा फ़ोन ना करना भाई, क्योंकि ज़्यादा से ही गुड़ से मीठा और नीम से कड़वा ही दिक्कत देता है। कोई इतना मीठा है तो क्यों है, कोई इतना कड़वा है तो क्यों है? नीम तक ठीक है, कड़वापन आराम ही मिलेगा। तो मैं तो इस तरह चलता हूँ भाई, और बड़े संयम से चलता हूँ, बड़े, क्योंकि माँ ने सिखाया है हमें। अभी एक जगह हम गए तो हमने मंत्रोच्चारण करना मैंने पूरा शुरू कर दिया कि प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम तु विनायकम भक्तवासम स्मृत नित्यमायु कामार्थ सिद्धे। मेरी माँ ने सिखाया मुझे सब। माँ तो चाहती है मेरा बेटा शिवाजी बने, स्पार्टन बने, छत्रपति शिवाजी बने। अरे उसके पीछे जीजाबाई कौन बनेगा? कोई झगड़ा हो जाओ, मोनू अंदर चल, तू क्या कर रहा है यहाँ? फिर मोनू को ही कुछ बन जाएगा। हर जगह को मोनू को खींच लिया तुमने अंदर, फिर चाहे हमारा मोनू कुछ करता नहीं। तो जीजाबाई, जो माँ जब जीजाबाई बनेगी तो बेटा तभी शिवाजी बन पाएगा। थैंक यू आशुतोष भाई कि आप आए मेरे पास। थैंक यू सो मच। थैंक्स भैया, आपने बुलाया। सारा प्यार। मैं जानता हूं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और हाँ सारे जी। प्रोजेक्ट हिट हो और आप खुश रहें। धन्यवाद भैया, थैंक यू।